मुझे ये समझ में नहीं आती कि क्या पाकिस्तान में अच्छे कमेंटेटर्स नहीं है। वो चले। एक सेइंग है या रूल है, स्टॉप मेकिंग स्टूपिड पीपल फेमस। अगेन, जो आई टेस्ट है वो क्रिकेटर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक फॉर्मर क्रिकेटर भी 2 महीने पहले कह रहे थे कि मैं तो डेटा में मानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल ना माने। अब अगर आपने जिंदगी जिंदगी भर कंपाउंडर के लाल शरबत और लाल गोली और सफेद गोली को ही अगर आपने डॉक्टरी समझा है, तो आपकी बिल्कुल गलती नहीं है कि आपको डॉक्टरी को नहीं मानते। मसला हो गया था कि सबको सबको यूनुस खान से देखो मसला है मानता हूँ क्योंकि यूनुस हमारा खान। सिस्टम जिस तरह का है कि इसमें जो जिस जिस बंदे से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए वो डाउटफुल है। बट व्हाट इज जनरली योर बेस्ट वे टू डील विद एनी नेगेटिव कमेंट? कल तक मैं होशियार था, तो मैं लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा था। आज मैं समझदार हो गया हूँ, तो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक दैट सम्स इट अप रियली। दैट डज सम इट अप। सो आई विल कंटिन्यू वेयर आई लेफ्ट फ्रॉम। कामरान भाई ने पीसीबी में भी सिलेक्शन रोल्स में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। 2020 से 22 के दरमियान वो चीफ सिलेक्टर को सपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टली पीसीबी के अंदर। सिलेक्शन में उनका एक अहम रोल था। उसके बाद ये कि इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगता है कामरान भाई की स्टोरी में कि ही वॉज एन एस्पायरिंग क्रिकेटर हु नेवर टर्न्ड आउट टू बी। बट उसके बारे में कामरान भाई मुझे थोड़ा सा जानना था कि कहीं ना कहीं कोई आपकी एस्पिरेशन तो होगी कि पाकिस्तान खेलना है, बट देन यू स्टैब्लिश अ वेरी टिप गुड बट टिपिकल करियर आईटी में। सो इंटरेस्टिंग। और ये चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि जब आप खेल रहे थे मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट, और कहीं ना कहीं जब ये था कि यार क्रिकेट को एज ए करियर टेकअप करना है, तो क्या आपको अपने आप को तो इंसान को लगता ही है कि यार मेरी एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बट डू यू रैशनली थिंक एज अ थर्ड पर्सन के आपके अंदर इतनी सलाहियत थी कि क्या आप एलीट लेवल पे और मजीद खेल सकते थे पाकिस्तान के लिए अगर आप उसी राह पे चलते रहते तो? देखिए, ये जो खेलने की कोई गारंटी नहीं होती कि पाकिस्तान के लिए खेलना। इवन जो बेस्ट ऑफ टैलेंट भी है, बहुत से ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जब एक वक्त में आपके पास ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स आ जाए, पूल आ जाए। मिसाल के तौर पे वसीम वकार मौजूद हैं, या एक टाइम था जिस वक्त आपके पास सईद अनवर आमिर सुहेल की जोड़ी आपके पास मौजूद है। तो उस वक्त फिर और भी जो लोग होंगे, तो उनको गुड गुड होते हुए भी उनको चांसेस नहीं मिलते। तो फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके पास इतने क्वालिटी प्लेयर्स ही नहीं होते, तो एवरेज प्लेयर्स भी खेल जाते हैं। कभी कभार आपके पास स्पिनर्स की शॉर्टेज ऐसी हो जाती है। कभी हमारे मुश्ताक मुश्ताक अहमद भी बेंच पे बैठे हुए होते थे। वकार यूनुस 99 के वर्ल्ड कप में बेंच पे बैठे हैं। तो ये कभी कभार वी वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। और कभी कभार ये होता है कि आपके पास चॉइसेस ही नहीं होती, तो आप ऐसे ऐसे आपने प्लेयर्स देखें जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो कभी कभार वो इंडिविजुअल के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं होता, जितना कलेक्टिव जो पूल की जो अवेलेबिलिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, आप उस कैलिबर के हैं या नहीं है। तो अगर 18-19 साल की उम्र में अ, अगर फर्स्ट क्लास खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आई थिंक देयर वाज समथिंग। मतलब वैसे तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे, तो वो तो हर कोई ये समझता है कि हाँ, मैं तो खेल सकता था, मैं तो केपेबल था। तो मतलब आई 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 विल नॉट गो ओवरबोर्ड विद इट। लेकिन उसके बाद भी जो चीज थी, जब वो मोमेंट गुजर गया, जब प्रोफेशनल क्रिकेट टेकअप नहीं की फर्स्ट क्लास एज सच, वैसे खेलता रहा क्लब और यूनिवर्सिटी से खेला, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पे जहाँ भी था, तो उनकी जो टीम्स थी उनसे खेलता रहा। तो जो बाकी जो लोग हैं, इवन व्हेन आई मूव टू, काफी अरसे बाद उसके भी बाद जब मैं यूएई भी शिफ्ट हुआ था, तो वहां पे भी दुबई में भी जब जब थोड़ा सा थोड़ी बहुत खेली, तो वहां पे भी लोगों ने देख के वो कहते थे कि लगता था कि यार ये कोई इतना है कि प्रोफेशनल किसी ने खेली भी है, या ऐसी चीज है। तो वो जो चीज थी, वो इतनी सीरियस मेरे ख्याल में, आई कैन नॉट जज ऑन ऑन दैट। बट लेकिन जो लोगों का था वो ये था कि आई शुड हैव कैरीड ऑन। बट आई हैव नो रिग्रेट्स। आई एम ओके विद वॉट एवर लाइफ हैड फॉर मी। दैट्स अ फेयर पॉइंट। और मुझे लगता है कि उस ज़माने में
थोड़ा सा हमें ये अंदाजा होता है कि हमेशा ही कहा जाता है नहीं यार पहले क्रिकेट अच्छी थी, लेकिन लेट 90s में जितना कंपेटिटिव थी क्रिकेट में, एज यू सेड, इफ यू हैव मेड थ्रू दोज लेवल्स, तो देयर वाज पोटेंशियली अ स्पार्क, बट ऑफ कोर्स लाइफ कैन गो इन मल्टीपल डायरेक्शंस एंड वी आर ग्लैड कि यू टुक अप अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल देयर आफ्टर एज वेल. Kamran bhai, I'll get straight onto it. Yesterday we saw like history being witnessed. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाई, पहली दफा 27 साल बाद वो एक आईसीसी ट्रॉफी उन्होंने उठाई, वो अपना जिंक्स तोड़ दिया. अब मैं आपको अपनी एज, आपकी एज नहीं याद दिला रहा, लेकिन आपने लेट 90s से रीएडमिशन के बाद साउथ अफ्रीका की क्रिकेट बड़ी क्लोजली देखी होगी. हमने मिड 2000 से बहुत लाइव गेम्स देखे हैं, बड़े क्वालिटी प्लेयर्स देखे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है क्या क्वालिटी होती है. इंडिया भी पिछले 10 साल में बहुत मजबूत हो गया, लेकिन उनको लगता था हम हरा देंगे. लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम होता था कि यार ये इनको हराना ना बड़ा मुश्किल है, और ज्यादातर सीरीज पाकिस्तान उनसे हारा ही है इवेंचुअली, अनलेस कोई प्रेशर का गेम हो जहाँ पे वो थोड़ा सा चोक कर गए. तो व्हाट डू यू थिंक इट मीन्स फॉर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट? हाउ डिड यू फील अबाउट इट व्हेन दे लिफ्टेड द ट्रॉफी यस्टरडे? It's a very great moment, big moment for South Africa. क्योंकि साउथ अफ्रीका की प्रॉब्ली दिस इज नॉट द बेस्ट साइड. इससे बेहतर साइड थी जो कुछ कुछ ना जीत सकी. और ये जो चीज है ना, ये कुदरत का और स्पोर्ट्स का आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, या कहते हैं ना फेरी टेल फैसिनेटिंग साइड ऑफ स्पोर्ट्स है, कि कभी कभार इट यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट टू बी द विनर. समटाइम्स थिंग्स गो योर वे. और मतलब अगर हम एक साउथ अफ्रीका की अगर साइड की बात करें, क्रोनिये चले, बहुत बहुत पुराने, पीछे पीछे हम चले जाएंगे. एक टाइम पे पूरी उनकी साइड हमें पूरी कर्स्टन वाली, गैरी कर्स्टन, जब लोगों को तो कोच याद है, हमने तो खेलते हुए देखा हुआ. फिर उसके बाद भी अगर आप आ जाएं तो उनकी पूरी जो साइड थी, जैक कालिस हो गए नंबर 3 के ऊपर, वो मतलब परफेक्ट ऑलराउंडर. फिर उसके बाद डोनाल्ड हैं, शॉन पॉलक हैं, एंटीनी बहुत अरसे खेले. उसके बाद डेल स्टेन आए. बॉले बैटिंग के अंदर उनके पास टैलेंट्स आते रहे. AB डिविलियर्स भी रहे. कितने हैं. इवन अभी रिसेंटली अगर अगर आप देखें तो रिसेंटली भी उनके पास काफी बेहतर प्लेयर्स आते रहे हैं. लेकिन वो कहते हैं ना, एज दी डेस्टिनी हैड इट, द डेस्टिनी वाज कंस्पायरिंग एवरीथिंग फॉर टेम्बा बवूमा to make it even more sweeter and more fascinating. तो वो बताने में जो है ना, वो स्टोरी जरा और अच्छी लगेगी. तो बाकी विन और लूज तो इसी तरह से होती है कि कोई गारंटी नहीं होती कि ऑस्ट्रेलिया ने, कितने अरसे से हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कितनी दफा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया आईसीसी इवेंट्स के अंदर डिफरेंट ब्रीड हो जाती है, वो नॉकआउट्स के अंदर डिफरेंट उनका वो है, सब कुछ है. कुछ भी नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप जीतते रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, और जब आप नॉकआउट्स के अंदर हारते रहते हैं तो कभी कभार आप उस जोन में भी चले जाते हैं. जैसे इंडिया एक टाइम के ऊपर चला गया था. आप 2011 के बाद से लेकर 2021 तक, आप 2022 तक आप कह सकते हैं कि इंडिया उस जोन में था. या भाई एक लिहाज से आप कहें तो बिगेस्ट चोकर वो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप निकाल दें, या चलें 2013 से आप लगा लें, 2013 से लेके और 2022 तक, तो वो जो चोकर का वर्ड इन सेंस अगर आप कह सकते हैं, तो ज्यादा सुटेड जो इंडिया के लिए था, कि हर टूर्नामेंट के अंदर अनबीटन, अनचैलेंज्ड, अनइंटरप्टेड जाते हैं, लेकिन जैसी पहला नॉकआउट आता है उसके अंदर गिर जाते हैं. तो समटाइम्स दीज थिंग्स हैपन, और फिर आप करते हैं. लेकिन अगेन पोलिटिक जस्टिस टू साउथ अफ्रीका, प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट साइड, बट इट वाज लॉन्ग ड्यू. ये तो है नहीं, एब्सोल्युटली. और जो साउथ अफ्रीका का, जिस तरह से आपने कहा कि मतलब जो हमने क्वालिटी एक्सपीरियंस की है ओवर द इयर्स, और ऑल्सो लाइक आई थिंक जस्ट टू ड्वेल ऑन दिस पॉइंट अ लिटिल बिट, जैसे आपने कहा कि एक टैग लग जाता है, तो हमें फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये लगता था कि यार ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आ गए तो ये तो हारते ही नहीं है, ये मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, और ये साउथ अफ्रीका तो चोक ही करेगा. तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं होता कि वही जैसे आपने कहा, एक बस हमारे पास एक बायस रिजल्ट्स का बन जाता है और हकीकत का उसका ताल्लुक नहीं होता. कभी कभार ये इत्तेफाक भी होते हैं कि एक टीम बार बार कहीं हार रही हो जाके, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जिस तरह की क्वालिटी टीम थी, AB डिविलियर्स, जैक कैलिस, ग्राहम स्मिथ, डेल स्टेन, इनके पास आईसीसी ट्रॉफी नहीं है कोई. अब वही है ना, 2015 के अगर आप देख लें, 2015 के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी साइड थी. T20 के अंदर अक्सर अक्सर जो इनकी साइड बहुत अच्छी रही है, लेकिन नहीं जीत पाए. जो कि
आप कह सकते हैं 99 में बहुत अच्छी साइड थी। 99 में टेक्निक अगर आप देखें तो वो टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका का टूर्नामेंट था, और लांस क्लूजनर जिस 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 फॉर्म में था, और अगर अगेन यू कैन से वो एक ब्रेडेड जो एक रन था, फेमस जो टाई है हिस्ट्री का, अगर वो रन आउट नहीं होता, तो अगर आप चले जाते साउथ अफ्रीका, तो इट वुड हैव बीन एनीथिंग। पाकिस्तान को भी उन्होंने सुपर सिक्स में भी हराया था, तो बहुत अच्छी साइड थी। 96 में बहुत अच्छी साइड थी, 99 में बहुत अच्छी साइड थी, 2003 में आप कह सकते हैं कि चलें ठीक है, और 2003 2007 में। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका की साइड कभी भी अंडर प्रिपेयर्ड या टॉप चैलेंजर के ब्रैकेट में नहीं है। लेकिन अगर मुझे इस साउथ अफ्रीका की टीम को ब्रैकेट करना पड़े, तो ये अपने जो साउथ अफ्रीका के स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से इतनी कोई कॉम्पिटेंट साइड नहीं थी। तो लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आई थिंक या, और बिल्कुल जैसा आपने कहा, कभी भी उनको मतलब हल्के में नहीं ले सकते साउथ अफ्रीका को। बीच में उनको एक स्लंप ऐसा आया था ये कॉल पैक की वजह 2019-20 में वो गिरे फिर, लेकिन आई थिंक उन्होंने पिकअप करना शुरू कर दिया, और मे बी दिस आईसीसी ट्रॉफी विल बी अ वेलकम चेंज फॉर देम, और फिर अब उनकी सिल्वरवेयर रैकअप होता रहेगा। एक सवाल इस पे ये पूछना था कामरान भाई कि आईसीसी ने 2019 में डब्ल्यूटीसी एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया कि यार अब टेस्ट का भी वर्ल्ड कप होगा, उसका भी फाइनल आएगा, और फिर हमने 3 अच्छे चैंपियनशिप्स होती हुई देखी हैं, क्वालिटी फाइनल्स हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो पर्पस सर्व हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट बहाल हो रहा है उसकी वजह से, और क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है हमें? नहीं, बहाल नहीं हो रहा, लेकिन ये कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कहानी है। अगर ये नहीं होती तो शायद और थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल स्ट्रगल करती टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि इस बहाने आप तीन तीन मुल्कों में तो टेस्ट क्रिकेट को आप बिल्कुल अलग कर दें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट ट्रेडिशन बन चुकी है, ओवरऑल क्रिकेट भी। तो लोग वहाँ पे जो भी टेस्ट मैच हो रहे हो इन 3 वेन्यूज में, जिस भी ओपोनेंट के अगेंस्ट हो रहे हो, तो वहाँ पे लोग जाके मैचेस देखते हैं। अ, वहाँ पे आपको ग्राउंड भरने नहीं पड़ते। इन 3 मुल्कों के अलावा आप किसी भी जगह पे अगर आप क्रिकेट करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको चाहे आपको T20 फॉर्मेट क्यों ना हो, वहाँ पे आपको ग्राउंड भरने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। ये रियलिटी है। और फिर उसके बाद ये है कि टेस्ट क्रिकेट सेल्फ सस्टेन्ड, अब सेल्फ सफिशिएंट रह नहीं गई है, उसको आपको कहीं ना कहीं से फंड करना पड़ेगा, वो T20 है। तो वो एक अच्छी थॉट है कि आईसीसी ने एक तरीके से इसको ओन किया, अगर आप उस एंगल से देखें कि ठीक है, T20 से जितना पैसा बन रहा है, आप T20 का वर्ल्ड कप, इवन आईसीसी T20 का वर्ल्ड कप एवरी अदर ईयर करवा रहा है, हर 2 साल के बाद करवा रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप भी था 4 साल के बाद नहीं करवाता, लेकिन हर 2 साल के बाद करवा रहा है कि उससे पैसे बने, और उसमें जो आपकी फ्रिंज टीम्स हैं, वो ज्यादा इन्वॉल्व हो उसके अंदर, शॉर्टर फॉर्मेट है, उनको टेस्ट मिले। जब टेस्ट मिलता है तो फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ी सी मोबिलाइजेशन उन उन कंट्रीज में भी हो सकती है। अब जो जो 7-8 बड़ी बड़ी जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनमें अब क्रिकेट क्या ग्रो करेगी, मतलब काइंड ऑफ सेचुरेट होके। अब इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो ज्यादा चैलेंज कर रहे हैं क्रिकेट को। तो जब वो शॉर्टर फॉर्मेट में, अब वो 5 दिन का टाइम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स नॉट अ कमर्शियल मूवी। तो लोगों के पास अब कमर्शियल मूवी देखने का टाइम नहीं है, तो फिर वो आर्ट मूवी देखने के लिए तो आपको एक डिफरेंट, आपका टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए। जिसको जिसके लिए 2 स्पोर्ट्स में compete करना है, वो T20 के अलावा क्रिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं देख सकता। जिसको अगर कंपटीशन, अगर क्रिकेट का कंपटीशन फुटबॉल से करना है, बेसबॉल से करना है, किसी भी स्पोर्ट से करना है, लेकिन जिसको क्रिकेट के अंदर ही कंपटीशन करना है, वो हमेशा टेस्ट फॉर्मेट प्रेफर करेगा। लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट के लिए वो क्वालिटी जो प्लेयर्स हैं, वो जो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो पैसा आप कहाँ से लेके आएंगे? वो आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। फिर ये इस तरीके की आपको चीजें लानी पड़ेंगी, लेकिन अब इसको, अभी इट इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। जो आपने लीग स्ट्रक्चर जिस तरह का आपने बनाया हुआ है, उसमें आपने बाकायदा आपने लीगलाइज किया हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज ना हो। आप इसको साइकिल भी कहते हैं, और उसके बाद आप ये भी करते हैं कि नहीं अच्छा ठीक है, 6 आपने सीरीज खेलनी है। उसमें भी वेरिएबल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस है। जैसे कि ओडीआई, जो ओडीआई सुपर लीग का जो कॉन्सेप्ट आया था, उसमें यह था कि आपने 8 सीरीज खेलनी, और 3-3 वनडे मिनिमम आपने सबसे खेलने, तो आपके 24 वनडे सब टीमों के लिए
24 वनडे बराबर आपकी वो थी। थोड़ा सा मैं अगर इसकी डिटेल में जाऊं तो उसमें मसला ये है जी। कि जो जो टेस्ट क्रिकेट है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इसमें जहाँ पे 5 टेस्ट मैच हो रहे हैं और यहाँ पे 2 टेस्ट मैच हो रहे हैं, तो वहां पे वो जो 2 टेस्ट मैच का जो वेटेज है उसका, 2 टेस्ट की जो सीरीज है उसके एक टेस्ट मैच का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। ये लोग नहीं, उस सही। बात को इस तरह से नहीं समझते। आप भी शायद समझ जाएंगे, आप उस अकाउंटिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, कि देखें हर सीरीज के जो पॉइंट्स रखे हैं 120 पॉइंट्स हैं। अब 120 पॉइंट्स जी। हैं, तो जब जब 5 टेस्ट मैचेस हो रहे हैं और वो ब्रेक ब्रेक होने हैं, तो वो एक टेस्ट मैच जीतने के 24 पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है। सही। और ड्रॉ ड्रॉ पे 12 पॉइंट्स नहीं मिलते, ड्रॉ पे 8 पॉइंट्स मिलते हैं। तो 8 पॉइंट्स तो जाया ही हो जाते हैं। ओके। अगर टाई होगा तो सही। 12 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। वो 1/3 तो आपके ड्रॉ होने के ऊपर आपके निकल गए। इवन अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपके 24 पॉइंट्स बन रहे हैं। लेकिन अगर आपकी दो सही। टेस्ट की सीरीज है तो एक टेस्ट मैच के 60 पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप टेक्निकली उठा के ओके। देखें कि 2 टेस्ट मैच की जो सीरीज का, कि एक टेस्ट मैच की जो विन है वो 5 टेस्ट मैच की एशेज की 2.5 टेस्ट मैच की विन के बराबर है। तो ये कुछ, ये भी सही है। तो ये थोड़ी सी हैं, इसीलिए इसीलिए जो अब आप देखें एक टैक्टिकली हो रही है ये जो भी है कि आपको इंडिया इंग्लैंड की, या इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की आपस की जो सीरीज है वो आपको मोर देन 2 टेस्ट मैचेस की आपको दिख जाएंगी। इंडिया साउथ अफ्रीका जाएगा वो 3 टेस्ट मैच की मिल जाएगी। आ, और आपको ज्यादा से ज्यादा 3 टेस्ट मैच की सीरीज आपको मिल जाएगी, उससे ज्यादा कोई कोई नहीं खेलता। उससे ज्यादा क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं हो रही। लेकिन अब जो बाकी टीम है शायद उनको ये शायद समझ में भी आ गया कि 2 टेस्ट में ये फायदा है कि अगर आप ये खेल जाओ तो इवन ड्रॉ खेलने के पॉइंट ज्यादा हैं, बजाय इसके कि आप एशेज जितनी लंबी सीरीज के जो टेस्ट मैच जीतोगे भी उससे भी ज्यादा जो है ना इधर आपको फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू कंक्लूड ऑन दैट पॉइंट, साउथ अफ्रीका फाइनल में किस तरह से पहुंचा है? जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी उन्होंने उन्होंने तो वो एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो तो सेक्रीफाइस कर दी थी ना, वो तो अपनी बी टीम भेजी थी। वो तो ऐसे T20 खेल रही थी उनकी कि जो सारे ए लिस्ट प्लेयर्स थे वो तो सारे ऐसे T20 में खेल रहे थे। तो वो तो उन्होंने 120 पॉइंट्स तो वहां पे उन्होंने वैसे ही फोरफिट कर दिए थे ना। उसके बावजूद फाइनल में पहुंच गए जी। और जीत गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो लोग हैं, वो टीम है जिसने एक पूरी सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो इन्हें पे जो है वो फोरफिट कर दी थी। बट दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा है जैसे मतलब वर्ल्ड कप चल रहा हो, फिर बीच में एक को बोले कि यार आज हम अपनी 11 नहीं भेज रहे, आज कोई हमारी ए टीम है वो चली जाएगी। ए टीम की भी ए टीम थी वो, तो उनको सारे ऐसे T20 में खेल रहे थे प्लेयर्स। बट दैट्स ऑन जस्ट अ फाइनल पॉइंट ऑन दिस वन, WTC साइकिल का ही, जैसे साउथ अफ्रीका कोई 10 या 11 या 12 टेस्ट मैच खेल के फाइनल खेल गया, और ऑस्ट्रेलिया जो तकरीबन कोई 20-25 मैच खेला था, तो दैट जस्ट डजंट ऐड अप। और इकोनॉमिक्स भी है गेम की, लेकिन just for countries like Pakistan, West Indies, Sri Lanka, even to some extent New Zealand, South Africa, आपको क्या लगता है फ्यूचर के इकोनॉमिक्स क्या वर्कआउट करेंगे? क्या हम लोग टेस्ट क्रिकेट खेल पाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान का है जैसे अब साल में 2-3 टेस्ट मैच होते हैं, अब 4-5 टेस्ट मैच होते हैं, वेरस माजी में भी हम बहुत नहीं खेलते थे, लेकिन 9 से 12 टेस्ट मैच हमारे हो जाते थे साल में। तो क्या वर्कआउट होगा? अनफॉर्चुनेट है, हमारा दिल चाहता है टेस्ट क्रिकेट देखें, बट हमें वो नहीं दिखती वो चीज़ अब। थोड़ा लंबा लंबा जवाब हो जाएगा, लेकिन कौन देखना चाहता है? जितने लोग देखना चाहते हैं उनसे उससे जो है वो टेस्ट क्रिकेट चल नहीं सकती। तो बेसिकली अब सिलसिला ये है कि टेस्ट क्रिकेट को आप सिर्फ फीडर स्टेटस के अंदर तो आप कर सकते हैं। मतलब एक क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इट। लेकिन एक एक पेटर्नाइज्ड फॉर्मेट की तरीके से कि यार ये जो है दिस इज द बोरिंग ड्राई पार्ट ऑफ क्रिकेट। बट इससे बाकी सारी चीजें फीड फीड होती हैं। T20 क्रिकेट में स्किल्स जी। आती हैं, सब कुछ होती है, लेकिन जो रेपिटेशंस हैं, बिल्कुल। जो एंड्योरेंस है, जो पेशेंस है, वो इस फॉर्मेट से आता है। तो और वो इस फॉर्मेट से आने का मतलब ये कि नीचे भी जो क्रिकेट हो रही है, वरना T10 वाले फॉर्मेट में अगर आप देखें या उस तरीके से आप देखें तो मुश्किल होगा सरवाइव करना। या तो फिर मैं वही वाली बात है, आप 3 टेस्ट क्रिकेटिंग नेशंस को आप अलग कर दें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को। अ, बाकी आप मुझे बताएं कहाँ पे प्रॉफिटेबल, कमर्शियली प्रॉफिटेबल टेस्ट क्रिकेट हो रही है? आप न्यूजीलैंड में देख लें। न्यूजीलैंड में इवन इंटरनेशनल सीरीज जो हो रही है
वहां पे ग्राउंड्स अगर आप नोटिस करें तो वो लिटरली ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स भी नहीं है। सीरीज से कितने मैचेस जो है वो स्टेडियम्स में होते हैं। वो लिटरली एक ओवल बना हुआ है और उसके अराउंड में ग्रास बैंक्स हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। इससे ज्यादा तो आपको जो है क्या नाम है, अगर आप चले जाएं तो इंडिया पाकिस्तान में या ये एशियन कंडीशन में आप चले जाएं तो इससे ज्यादा की आपको अरेंजमेंट करने पड़ जाते हैं, जितने वहां पे लोग आते हैं मैच देखने के लिए ग्रास बैंक्स पे। तो बहरहाल ये दीज आर दी हार्ड फैक्ट्स, और देयर इज नो राइट और रॉन्ग, बट दिस इज दी कंटेम्प्रेरी क्रिकेट। और इस पे मतलब फाइनल पॉइंट इस पे टेस्ट क्रिकेट वाले पॉइंट पे यही था मेरा कि जैसे मतलब आपने ये कहा ना कि कौन देखना चाहता है, अब मेरा यही एक मेंटल डिबेट होती है कि हम तो वही चाहते हैं कि फिर देखें कि यूनुस खान 1 घंटे सरवाइव करे, फिर 50 के बाद स्वीप्स मारे और फिर शोएब अख्तर थर्ड सेशन में आके टी का आधा घंटे का तेज स्पेल कराए। लेकिन हमारा तो दिल चाह रहा है, आप हो गए, मैं हो गए, हमें तो शौक है, लेकिन यू आर सेइंग कि रियलिटी मुख्तलिफ है, कमर्शली ड्रिवन अब ये चीज़ नहीं है, कमर्शली वायबल नहीं है ये चीज़। तो मुझे समझ में नहीं आता कौन लोग हैं जो नहीं देखना चाह रहे, क्या वाकई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ T20 देखना चाहते हैं? क्योंकि जितने लोगों से आप प्योर लोगों से बात करें वो तो कहते हैं टेस्ट क्रिकेट का अपना मजा है, लेकिन मे बी मज, कमर्शियल नहीं सपोर्ट होते उसके। मजा अपना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिल्डअप जिस चीज का जितना ज्यादा ज्यादा जितनी देर में बिल्डअप होता है ना, तो उसका उतना ही क्लाइमैक्स उतना ही इंगेजिंग, वो कहते हैं ना स्लो पॉइजन, जैसे आप कोई सस्पेंस थ्रिलर थ्रिलर देख रहे हो, कोई क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स हो जाए क्विकली, तो आप क्या देखेंगे? मतलब छोटी सी एक शॉर्ट रील के अंदर भी आप बहुत अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, और एक आप एक पूरी वेब आप एक पूरी सीरीज भी बना सकते हैं। सीजन 13 एपिसोड्स है, बिल्डअप हो रहा होता है, जब उसका जब जब क्लाइमैक्स होता है तो उसका एक अलग होता है। टेस्ट मैच में जाहिर सी बात है कि आप 5 दिन का अगर टेस्ट मैच हो रहा है, एक क्लासिक टेस्ट मैच की अगर आप बात करें, तो जो नेल बाइटिंग या वो जो क्रिकेट होती है ना, जिसमें इवन डॉट के लिए भी, इवन बॉल लीव करने के की का जो इंसिडेंट है वो भी आप मिस नहीं करना चाहते, वो पीरियड जो होता है, अगर 15 सेशंस होते हैं एक टेस्ट मैच में, तो उन 15 सेशंस में से 2 सेशन से ज्यादा नहीं होती वो क्रिकेट। बिल्कुल। ठीक है। अब पहले दिन में इंग्लैंड की आप कह सकते हैं टॉस जीत के आपकी पहले सेशन आपने देख लिया, क्योंकि एक एक अगेन वो आपको फील एक अलग मिलता है, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन होता है हिस्ट्री है। आप एक्चुअली क्रिकेट के लिए नहीं देख रहे हैं, वो क्रिकेटिंग हिस्ट्री के लिए आप देख रहे हैं। मेलबर्न में क्रिकेट मैच हो रहा है, वो पता है बॉक्सिंग डे के ऊपर टेस्ट मैच होगा। लॉर्ड्स की अलग अलग फील है, मैनचेस्टर की अलग फील है। आपको इवन लंदन के अंदर ही आपको ओवल की और लॉर्ड्स की फील आपको अलग अलग मिलेगी। तो उसमें एक ट्रेडिशनलिस्ट पार्ट उसके अंदर वो एसोसिएटेड है, आप उसको ढूंढ रहे होते हैं। वरना जो 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 क्रिकेट है वो तो बोरिंग बोरिंग क्रिकेट है। अब वो बिल्डअप आपने देखना है, अ, वो आप कितना देखेंगे? दूसरी बात ये है, अच्छी क्रिकेट अभी भी देखना चाहते हैं। यूनुस खान की बैटिंग मिसाल के तौर पे जो आपने मिसाल थी, मैं भी देखना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया? प्रॉब्लम ये आ गया कि पेस ऑफ लाइफ बहुत तेज हो चुका है। अब पेस ऑफ लाइफ जो तेज हो चुका है, उसके हिसाब से हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो इवॉल्व हुई है। अभी एक सब पॉइंट है जो कि इतना ज्यादा डिस्कस नहीं होता। ये जो हाइलाइट्स जी। का पैकेज है, ब्रॉडकास्टिंग में जी। एक से बढ़कर एक नई इनोवेशन आ गई। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में ये इनोवेशन नहीं आई अभी तक। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाउंड्रीज दिखा रहे होते हैं, और आपकी जो हाइलाइट्स के अंदर भी आप जो है रिप्ले दिखा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि अब आपकी मेजॉरिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो अब हैंड एंड डिवाइसेस के ऊपर है, जहां पे जो यूजर है बिल्कुल। वो पॉज भी कर सकता है, रिवाइंड भी कर सकता है, जो कुछ उसने देखना है वो खुद ही देख लेगा। वो स्लो डाउन भी कर सकता है, सब कुछ आपको ये काम करके टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसके बजाय अगर आप मुझे बॉल बाय बॉल, अगर बीच का सब कुछ निकाल के मुझे क्रिस्प बॉल बाय बॉल, अगर मुझे वो रिकॉर्डिंग दिखा दे, वो उसको हाइलाइट्स, अगर ट्रूली जो हाइलाइट्स होंगी वो ये होंगी कि मुझे बॉल बाय बॉल मैंने सारी की सारी बॉल्स देख ली, बीच में जो आप कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, उसको मैंने कवर किया। अदरवाइज मंडेन रूटीन चीजें वो मैं क्यों देखूं?
7 घंटे अब किसके पास है यार कि मैं बैठ के जो पूरा का पूरा देखूं? मैं अपनी पर्सनली आपको चीज बता रहा हूँ। मैं जो मैचेस जो जी फॉलो करता हूँ वो मैं इसी तरीके से फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं बॉल बाय बॉल जो अगर नहीं देखा हुआ तो मैं उसके ऊपर जबान बंद रखता हूँ। मैं हाइलाइट्स के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं करता, क्योंकि हाइलाइट्स में जी आप क्या कर रहे होते हैं, आपकी आपकी असेसमेंट प्योर नहीं होती। आपकी जो असेसमेंट है, बेसिकली जो आपका जो इनपुट है वो मैनिपुलेटेड है। आपने वो चीज देखी नहीं। बिल्कुल चाहे आपने स्कोर कार्ड देखा, चाहे आपने किसी की रिपोर्ट पढ़ी, चाहे वो आपने क्रिकेट की रिपोर्ट पढ़ी, या आपने एक्चुअल इवेंट नहीं देखा है, आपने उसके ऊपर एक ओपिनियन देखा है। और इसके ऊपर शोज हो जाते हैं, मुझे पता है इसके पूरी 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 शोज हो जाते हैं। हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट इसके ऊपर इस तरह से कर जाते हैं। हर किसी के पास भी टाइम नहीं होता। मतलब ये मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार इनका प्रोफेशनल जी काम है। भाई जिंदगी में और भी चीजें हैं। आप लोग को लाइफ स्टाइल करेंगे तो हम और डिफरेंट उसके ऊपर कर सकते हैं। तो एनीवेज, ब्रॉडकास्टिंग जो जी है, अगर ब्रॉडकास्टिंग जब तक इसकी मॉडर्नाइज नहीं होगी तब तक आपको क्रिकेट में स्ट्रगल आएगी। ये तो है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट यू मेक कि मतलब रियलिस्टिकली अगर मैं हम जैसे कोई प्योरिस्ट होगा, मैं कोई 2 घंटे बैठे अपने किसी दोस्त से क्रिकेट पे बात कर सकता हूँ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट क्या मैं 7 घंटे एक एक बॉल 540 बॉल दिन की देखूंगा? आई डोंट नो, बिकॉज कल जब मैं इवन लॉर्ड्स जाना हुआ कोई डे 3 में, परसों जब साउथ अफ्रीका का मैच देखने गया तो एक पॉइंट पे ऐसा हुआ, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, हम स्टार्क और लायन बैटिंग कर रहे थे, हम उठ के बाहर आ गए, स्टार्क और हेजलवुड बैटिंग कर रहे थे क्योंकि, और अपना जो है हम बच्चों के साथ बाहर क्रिकेट खेलने लग गए, बिकॉज वी वर लाइक यार क्या देखें यार, अब वो टेल एंडर बैटिंग कर रहे हैं, लो क्वालिटी बैटिंग है, मतलब ठीक है, तो मतलब देर आर फेजेस एंड आई कुड सी थ्रू आउट द ग्राउंड थ्रू आउट द डे, कोई बाहर जा रहा है, कोई खाना खरीद के ला रहा है, कोई उनका अल्कोहल वगैरह होती है, तो मतलब पीपल वर्ल्ड लाइक दे वर देयर फॉर अ डे आउट बेसिकली। एंड दैट्स व्हेन आई सेड इन द स्टेडियम आई रियलाइज्ड कि यार एक्चुअली 7 घंटे क्रिकेट मैंने बहुत अरसे बाद लाइव बैठ के देखनी पड़ी है, तो मैं बोर हो रहा हूँ बीच में। सो दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा अच्छा, स्पीकिंग ऑफ इसमें ब्रॉडकास्टिंग इसमें सर, मतलब या गो ऑन। इसमें मुझे एक चीज और मैं ऐड कर दूं। देखो, आपने जिस जिस जो चीज एक्सपीरियंस की है ना, अगेन आई वुड से कि हम यहाँ पे क्रिकेट को, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग को या क्रिकेट कवरेज को हम मिक्स कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, वहां पे क्रिकेट कल्चर है, स्पोर्ट्स नहीं है। जी वो जो लोग आ रहे हैं, वो जो आपने खुद भी देखा होगा कि वहां पे जो लोकल्स हैं, वो अपनी फैमिलीज को लेके आ रहे हैं। दे आर टेकिंग बिल्कुल किड्स टू द गेम। और उसमें जो कि जरूरी नहीं है कि वो गेम को उस तरीके से फॉलो करते हो जैसे आप और हम लोग फॉलो करते हैं। उनके लिए एक इवेंट है, आउटिंग है उनके लिए। ये बाकी जगहों पे नहीं है, हमारे यहाँ T20 में भी नहीं है। अब उसके मल्टीपल रीजंस हैं। आप अगर इंग्लैंड की, अगर आपने आपने एग्जांपल दी है, वहां पे आपका लिटरली आपका ईज ऑफ एक्सेस है। यू कैन लिटरली वॉक टू योर सीट। आप घर से निकल के, यस आप जहां कहीं पे भी हैं, आप ट्यूब लेके, आप नियरेस्ट जो है ट्यूब स्टेशन पे आप उतरे, वहां से यू कैन वॉक। आपको हैसल फ्री आप वहां पे जा सकते हैं। आपने घर से खाना लेके जाना है, खाने पीने के लिए कोई चीजें लेके जानी है, आप ले जाएं, आप चेकिंग करवाएं, आप चले जाएं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं। उसके बाद भी आप बाहर निकलें तो कोई एक्सटॉर्शनिस्ट आपको प्राइसेस नहीं है, आपको चॉइसेस मिल जाएंगी। और प्रिडिक्टेबल है कि यार आपको ये पता होगा कि अच्छा यार मैं जा रहा हूँ तो मुझे वहां पे ये चीजें मिल जाएंगी। अच्छा यार ये चीजें तो मैं नहीं खाता, तो मुझे ये चीजें चाहिए तो मैं लेके चलता हूँ। तो कोई आपके बैग से निकलवा के फेंकेगा नहीं। आप घर से पानी पानी भी लेके जाना चाहते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है ऑनेस्टली। जो जो मजा इंग्लैंड में या जो और खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट देखने का है, वो कहीं पे नहीं है। वो क्रिकेट एक अलग नशा है। तो और बिल्कुल ये वही है कि जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ हो तो वही वही ये बात कर सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। इवन टेस्ट मैच में जो लोग नहीं आ रहे होते, लेकिन सिक्योरिटी और जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेक्स और वो इतने सारे हैं कि मतलब बंदा कहता है कि इतनी देर का तो मैंने मैच नहीं देखना जितनी देर का मैंने आना जाना करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मतलब यही यही है कि मतलब अब बजाय जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि यार लोग नहीं आते मैच देखने, तो मुझे लगता है बजाय लोगों को डेमोनाइज करने के, क्या हम सिस्टम्स को अपना नहीं इम्प्रूव कर सकते कि उनको इंसेंटिव्स दें, फैमिलीज के लिए एक अच्छा डे आउट बनाएं, अच्छे उनको खाने की बाथरूम की फैसिलिटीज दें, इजीली वॉकेबल बनाएं। एंड इट्स लाइक वी आर अ पुअर कंट्री बट स्टिल लाइक वी कैन मैनेज दिस थिंग्स, अगर प्रायोरिटी पर, हमारी प्रायोरिटी कुछ और चीज़ों पर होती है ना, विच इज़ वाई वी डोंट रियली गेट टू इट। बट
स्पीकिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, अभी आपने ब्रॉडकास्टिंग की बात की सर, दैट्स अ साइड नोट। पाकिस्तान में जैसे कमेंट्री हो रही होती है, होम के मैच होते हैं, इवन पीएसएल में, मुझे समझ में नहीं आती कि क्या पाकिस्तान में अच्छे कमेंटेटर्स नहीं है। चले, मुझे लगता है कि मे बी जो हमारे अच्छे क्रिकेट की समझ रखने वाले हैं उनको अंग्रेजी पे इतनी कमांड नहीं होगी, तो इसलिए हम नहीं दिखते हमें शायद, या तो कि कोई अंग्रेजी अच्छी बोलता हो, क्रिकेट की समझ भी हो, और फिर उसको ब्रॉडकास्टिंग का आर्ट भी आता हो। तो क्या है, इस वेन डायग्राम में कोई दो तीन ही लोग पूरे उतरते हैं और फिर वही लोग रिपीट होते रहते हैं, लेकिन उनकी क्रिकेट में नजर आ रहा होता है कि उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ, ना स्टैट्स देखे हुए, ना उनको टीम का पता है अपनी भी, ना अपोजिशन की। तो ये डर क्यों है टैलेंट का कमेंट्री बॉक्स के अंदर हमारे? नहीं, इसमें देखें, हर तरीके की जो क्वालिटी होती है वो मौजूद होती है। लेकिन मसला ये है कि जब अ, आप ढूंढने क्या जा रहे हैं। अगर आपने फॉर्मर क्रिकेटर ढूंढना है जो कि बात कर सकता है, फिर आपके चांसेस बड़े लिमिटेड हो जाएंगे। क्योंकि ये अब हमारे पास 70 से क्रिकेटर्स की लॉट नहीं है जिनके बैकग्राउंड ऐसे होते थे कि जो या तो इंग्लैंड के अंदर सेटल हो गए हैं, या वो ऐसे प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे थे कि उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग या इंटरनेशनल या एक पब्लिक स्पीकिंग उनके लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। और जिन जो ऐसे बैकग्राउंड से नहीं भी थे, उनके लिए भी आप उस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ रह के या इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वो भी इतना ग्रूम हो चुके थे कि वो पब्लिक स्पीकिंग कर सके, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। फिर उसके बाद आपका 90s का जो आपका जो एरा आया, जो भी चीज थी उसमें जो प्लेयर्स थे, उसमें हम्बल बैकग्राउंड के प्लेयर्स ज्यादा आए 80s और 90s में, लेकिन उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। अनफॉर्चुनेट ये है कि जो 2000s की जो लॉट है, उसमें ज्यादातर जो जो प्लेयर्स आए, उनमें से कोई भी जो है वो अपने आप को एलिवेट जी। नहीं कर पाया। ये हमारी क्रिकेट का बहुत ही डार्क साइड है। और आप उठा के देख लेंगे कि T20 फॉर्मेट, इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल जो है वो 2005 में स्टार्ट हुई है। अभी हमारी T20 जो PSL हुई है, उसके अंदर हमारे पास जो टॉप के जो जो कमेंटेटर्स थे, फॉर्मर क्रिकेटर्स जो उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे थे, चार बहुत बड़े नाम थे। और वो चारों जो है वो जी। पहले T20 से पहले रिटायर हो चुके थे। और वो जो है वो बैठ के ये- 2025 में बैठ के T20 फॉर्मेट के ऊपर वो कर रहे हैं। आप बताएं, क्या इंडिया में इस तरीके से हो रहा है? IPL में इस तरह से हो रहा है? बिग बैश में इस तरह से हो रहा है? किस लीग में ऐसा हो रहा है? यहाँ पे आपकी एक एक बनी हुई है कि नहीं, ये बहुत बड़े फॉर्मर क्रिकेटर्स थे तो इनको हर चीज आती होगी। बोर्ड चलाना तो इनको आता है, चेयरमैन ये बहुत अच्छे हैं, इनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इनको मैनेजर बनने की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इनको कोच बनने की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इनको सेलेक्टर बनने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है। इसका मतलब ये दुनिया का हर काम कर सकते हैं। एंड वेरी सॉरी टू से कि जो इस पीरियड में जो आपके थोड़े बहुत बेहतर लोग भी आए थे, वो भी फिर जब कहते हैं ना सिस्टम जैसा आपका चल रहा होता है, तो बार्स बड़े बड़े लो हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जाहिर यस। सी बात है कि जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है सिस्टम के अंदर, वो भी कहता है कि यार मैं भी फिर थोड़ा सा इसी तरह से चल लूं जैसे चल रहा है। आप मुझे बताएं ना कि 2003 के बाद से जितने क्रिकेटर्स आए हैं पाकिस्तान के, उनमें से कौन कौन सा आपको कोई ब्रॉडकास्टर आपको आपके जहन में आता है सिवाय एक है सलमान बट? या एब्सोल्युटली, उनके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई है ऐसा। हाँ, सलमान बट की जो करेगा, जो भी कॉन्फिडेंटली चीजें, कमेंट्री करेगा। सलमान बट के ऊपर आप दूसरा वो लगा के और उसके ऊपर आप उसको साइडलाइन कर देते हैं। जैसे बाकी तो सारे के सारे जो है वो जी। दूध के धुले पे बैठे हुए हैं सारे के सारे। बिल्कुल। वो बंदा जो कुछ भी है, वॉट एवर ही डिड, जी। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। या। ही डिड हिज टाइम। या। जो कुछ भी था, जो कोई भी जज था, ज्यूरी थी, उसने वर्डिक्ट दिया। दो जगह से आईसीसी ने अलग दिया, पीसीबी ने अगेन उसी के साथ रहा, रिहैब रिमोर्स सारे प्रोसेस किए, जो भी था लंदन में जो कोर्ट केसेस हुए, सब उस ऑथराइज जज और ज्यूरी ने सारे के सारे काम किए, हो गए। बिल्कुल। अब उसके बाद लोग उससे बड़े जज बन के बैठे हुए। भाई आपको किसने जज बनाया?
एक बंदे ने अपना जब अपना टाइम कर दिया है, और जो जो बेसिक प्रिंसिपल है कि इफ समवन हैज डन हिज टाइम, ही इज एज इनोसेंट एज अ न्यू बॉर्न। तो आप उस बंदे को लाइफ टाइम आप किस बात की सजा दे रहे हैं आप? तो एनीवेज, वो खैर एक साइड नोट के ऊपर निकल गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है, और यही फिर हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है कि आपको फिर नजर आता है हर थोड़े दिन के बाद कि हमारी मीडिया के अंदर जो जो कंट्रोवर्सीज आ रही होती हैं, क्योंकि बोलने की तमीज नहीं है किसी के अंदर। तो ब्रॉडकास्टिंग में भी अब या प्रॉब्लम यही है, ऐसा नहीं है कि आपके पास बोलने वाले नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आप एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हैं? क्या आप ब्रॉडकास्टर्स ढूंढ रहे हैं? नहीं, आप वो लोग ढूंढ रहे हैं जो कि सिस्टम के अंदर अच्छे बैठते हो, जिनको क्रिकेट की समझ हो या ना हो। दैट इज नॉट अ प्राइमरी थिंग, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग इज जो सिस्टम को अच्छा समझते हो, कि किसको जो है वो गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है, किसको जो है जुम्मा मुबारक का मैसेज करना है, किसको ईद करना है, किसको रात के टाइम पे मैसेज नहीं करना है, और किसको रात को ही मैसेज करना है, दिन के टाइम में नहीं करना। तो बस फिर आपको ऐसी चीजें निकलती है फिर। यही है बिल्कुल। और आई मीन या वी कैन ओनली, वही है कि भाई जैसा आपने एक्सप्लेन किया, मे बी मोटिवेशंस कोई और होती हैं रिक्रूटमेंट की, तो इस वजह से फिर वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट नहीं होती। और एग्जैक्टली द वे यू सेड कि T20 हो रहा है और चार लोग जो T20 से पहले ही रिटायर हो चुके हैं, और आधा टाइम ये बात चल रही होती है हमने कल रात में खाने में क्या खाया था यार, अभी मतलब मैच के ऊपर वो भाई ये बता रहे होते हैं कि ये एंगल्स हैं, ये फील्ड सेटअप है, ये मैचअप डेटा है, और हमारे यहाँ ये बात चल रही होती है। और दूसरी बात सर आपने जो कही थी ना सलमान बट के ऊपर, दैट्स आई फील लाइक कि मेरा शायद कोई रिड्यूस मॉरल कंपास हो जाता है, लेकिन मेरा भी यही थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस ही होता है कि यार उर्दू में कहावत है ना कि एक जुर्म की दो सजाएं नहीं होती। एक बंदे ने टाइम कर लिया अपना, बिल्कुल अपने एपेक्स पर था करियर कि उसको सजा मिल गई, तो बस अब टाइम सर्व कर लिया ना उसने, अब और क्या करे वो। इवन मोहम्मद आमिर के लिए ट्रू है, सलमान बट के लिए ट्रू है, तो अब वो क्या करें और, जब टाइम सर्व हो गया तो उनका। और मूविंग स्विफ्टली ऑन टू पाकिस्तान क्रिकेट सर, ये कि वेयर वी आर राइट नाउ, अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने T20 सीरीज जीती है और बड़ा अच्छी ब्रांड की क्रिकेट देखने को मिल रही है पिछले 6 महीने से। बट टू गिव यू बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू द व्यूअर्स एज वेल, कि टेस्ट क्रिकेट में हम लोग लास्ट पोजीशन पे फिनिश किया हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वेस्ट इंडीज से हार के हम लास्ट आए। वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले राउंड में हम बाहर हो गए। 2023 के वर्ल्ड कप में भी सिर्फ 3 मैचेस हमने जीते, वो भी लोअर रैंक साइड के अगेंस्ट जीते ज्यादातर, एक्सेप्ट फॉर न्यूजीलैंड जो कि ग्रेन कर्टेल गेम था। तो अब ये कि उसमें फिर यानी फिर 3 और T20 में हम लोग पहले राउंड में यूएसए से हार के बाहर हो गए थे। बट डू यू थिंक के सर के आप थोड़ा सा 73वीं नई मैनेजमेंट आई है तो उसके जरिए कुछ चीजें आएंगी है, माइक हैसन और मोर एवोल्यूशनरी कोचेस और ये कप्तान भी बदले हैं थोड़े? देखना पड़ेगा, अभी तो जो मैनेजमेंट आई है उसको आ, वो क्या चेंजेस हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 6 जून तक लास्ट डेट थी और बांग्लादेश की सीरीज पहले ही हो गई थी। तो उसमें जो एक सिल्वर लाइनिंग है वो ये है, जी। जिसके ऊपर अभी ज्यादा बात नहीं हुई है, वो ये है कि माइक हैसन खुद, उसके बाद हनीफ मलिक, उसके बाद मोहम्मद मसरूर, जी। और जो ऑस्ट्रेलिया से कोच लेके आए हैं, के नाम है, ये क्या क्या है, ये जितने भी कोचेज हैं इनमें से किसी ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली थी। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पाकिस्तान क्रिकेट के, जहां पे आप फाइनली फाइनली आप बाय एक्सीडेंट, बाय डिजाइन, बाय कोइंसिडेंस, कुछ भी हो सकता है। कभी कभार कहते हैं ना कि वो एक्सप्लॉइटेशन इतनी बढ़ जाती है क्योंकि नेचर का अपना रास्ता खुद ही बनाती है। तो हुआ ये है कि अब जाके उन लोगों को जॉब मिली है जो इस रोल के लिए जो ट्रेनिंग करके इसके लिए अपनी प्रोफाइल बिल्ड करके यहाँ तक पहुंचे। और वो सिर्फ और सिर्फ इस जॉब पे इसलिए नहीं बैठे हुए कि वो एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं और उनके स्टार लगा हुआ है। क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है। क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं है आप सुबह शाम पिच के ऊपर खेलते हैं। क्रिकेटर पिच के बगैर तो गुजारा कर ही नहीं सकता ना। तो क्या हर क्रिकेटर जो 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 क्रिकेट खेलता है वो पिच बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई डिफरेंट साइंसेज है। आप क्रिकेट की, आप फॉर एग्जांपल आप सुबह शाम सारी कैलकुलेशन करते हैं, कितने लोग हैं जो जो नेट रन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? कितने क्रिकेटर्स कर सकते हैं? यहाँ जर्नलिस्ट नहीं कर सकते तो क्रिकेटर कैसे कर लेंगे? तो बेसिक्स तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो स्पेशलाइज जॉब्स हैं
वो स्पेशलाइज जो टास्क है वो स्पेशलाइज लोग ही कर सकते हैं। अगर किसी ने ब्रेक डाउन करना है, रन रेट कैलकुलेशन कोई करके मुझे करके दिखा देना कि कितने क्रिकेटर्स हैं। जो ये बहुत सारे जो क्रिकेटर्स कहते हैं कि नहीं हमारे अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता, तो आप करें ना फिर ये पॉइंट्स टेबल्स की कैलकुलेशन के लिए क्यों फिर आप जो है वो दो तीन जो है वो एक्सेल मर्चेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं पर से, कि जिनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं होती, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सेल की टेबल बनाना और जो है वो ये सब आता है, तो बस वो कैलकुलेट करके देते हैं। ये काम आप खुद क्यों नहीं सीख लेते? क्यों भागते हैं आप उनके पीछे फिर? ये छोटी सी एग्जाम्पल है कि क्योंकि आपने खेली, इसका जी मतलब ये नहीं कि क्रिकेट की सारी चीजें जो है वो आपकी ही जागीर है या उसके ऊपर आपकी इजारादारी है। उसमें तो सर कामरान भाई एक वो एक नया वो आ गया ना, एक मैं जैसे फॉर्मर क्रिकेटर को सुन रहा था, फिर अल्टीमेट डिनायल आ जाता है ना। एक फॉर्मर क्रिकेटर अभी 2 महीने पहले कह रहे थे कि मैं तो डेटा में मानता ही नहीं हूँ। दैट वाज लिटरली वर्ड बाय वर्ड कोट अनकोट स्टेटमेंट, मैं डेटा में मानता ही नहीं हूँ। ये स्टेटमेंट पर चिपका दी जाती है ना कि यार इनको नहीं पता क्रिकेट का। बिल्कुल ना माने। अब उस पर बंदा क्या बोले। नहीं नहीं, बिल्कुल ना माने, क्योंकि देखिए मिसाल वो होती है कि अगर आपने जिंदगी भर, जैसे गांव में होता है, अगर आपने जिंदगी जिंदगी भर कंपाउंडर के लाल शरबत और लाल गोली और सफेद गोली को ही अगर आपने डॉक्टरी समझा है, तो आपकी बिल्कुल गलती नहीं है कि आपको डॉक्टरी को नहीं मानते, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस कभी डॉक्टर से हुआ ही नहीं है ना। आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो हुआ ही कंपाउंडर से। तो गलती ना कंपाउंडर की है, ना डॉक्टरी की है, ना ना लाल शरबत की है, ना लाल गोली की है, ना आपकी है। जिस दिन आपको कोई इस डेटा का आपको सही डॉक्टर मिलेगा, जो आपको डेटा प्रोफेशनल मिलेगा, उस दिन आपको बात समझ में आ जाएगी। आप ये किस चीज के ऊपर बैठ के बात करेंगे? अगर आप डेटा निकाल देते हैं तो आप ये मुझे बताइए कि किस चीज के ऊपर बैठ के बात करेंगे, कि कितने रन से पाकिस्तान जो है वो मैच जीता या हारा, वहां पे क्या करना चाहिए था, किसको ओवर देना चाहिए था, बगैर डेटा के आप मुझे कैलकुलेशन करके बता दें। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि डेटा को मैं नहीं मानता? डेटा इज एवरीवेयर। अगर 300 रन बन रहे हैं तो 300 रन भी डेटा है। जिस स्कोर कार्ड डेटा के ऊपर, जिस स्कोर कार्ड लीनियर डेटा के ऊपर आपने बैठ के किसी प्लेयर को उड़ाना है या किसी को सपोर्ट करना है, अपनी मर्जी से जिसको अंदर लाना है उसकी एवरेज और दिखा देनी है, जे, जे, जिसको बाहर करना है उसके सिर्फ स्ट्राइक रेट दिखा देनी है, मिसाल दे रहा हूं मैं, तो वो भी तो डेटा ही है ना। जी कभी आपने ये कहा है कि हमने टीम सेलेक्ट की है, ये इस बेसिस पे की है कि यार ये जो है ये 5 फीट 7 इंच का है, वो भी डेटा ही हो जाएगा दूसरे लफ्जों में। अब मैं मिसाल भी ढूंढना मुश्किल हो रही है कि विदाउट डेटा आप क्या करेंगे। आप जी यही कहते हैं ना कि इसके सीजन में इतने रन है। कभी आपने ये कहा है कि यार ये गोरा है या काला है या ये फलानी चीज है, इस वजह से हमने, इनफैक्ट वो भी डेटा ही है। तो अगेन आई थिंक आई एम गोइंग ऑन ऑन रिपीटेशन। डेटा जो या कहते हैं मैं डेटा को मानता ही नहीं, तो उन जी लोगों को तो पहले ये उनकी बात समझने के बजाय उनको ये समझाने की जरूरत है कि डेटा कहते हैं किसको है। ये तो है। और उसी पॉइंट से मुझे ये पूछना था, 2020 से 22 के दरमियान, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आपने पाकिस्तान की चीफ सिलेक्शन रोल में, नेशनल सिलेक्शन में, इंटरनेशनल सिलेक्शन में आपका एक अहम रोल था, और आप चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को सपोर्ट कर रहे थे। तो उस दौरान ये मैं सर टेकिंग योर पॉइंट के, ऑफ कोर्स यू प्लेड क्रिकेट, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है। इवन फॉर एग्जांपल हर्षा भोगलिया, जेरेड किम्बर को मैं रिसेंटली सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार हमने क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन हमने एलीट लेवल पे जाके फिर प्रोफेशनली नहीं खेली। लेकिन उन्होंने तो मतलब इवन फर्स्ट क्लास नहीं खेली थी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने खेली हुई, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कोई उठ के आ गए बात करना है। तो लेकिन उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। बट डिड यू फाइंड दैट एज अ, हाउ चैलेंजिंग वॉज फॉर यू टू सिट इन अ रूम फुल ऑफ समटाइम्स इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एंड से कि यार डेटा ये बता रहा है या ये करना है? मतलब अब ऑफ कोर्स यू weren't मेकिंग द रिकमेंडेशन, लेकिन हैविंग योर से इन द रूम, क्या मुश्किल था वो करना? और अभी भी होता होगा शायद चैलेंज। अव्वल तो वो इन द रूम वाली बात नहीं थी, वो सिर्फ वसीम के साथ ही थी। तो इट वाज मोर ऑफ ए सही। कंसल्टेंट रोल। और वी आर टॉकिंग अबाउट 2020 21। जिस जिस वक्त जो है, अब तो जी खैर ये जो चीज है, डेटा का जो रोल है, डिनायल तो आप नहीं कर सकते। अब सिर्फ इतनी चेंजेस आती हैं कि हसन चीमा को रिप्लेस करके कभी उनको रोल दे देते हैं, कभी निकाल लेते हैं, कभी बिलाल अफजल आ जाते हैं, कभी हसन चीमा आ जाते हैं, अब उस्मान हाशमी आ गए।
माइनस आप नहीं कर पा रहे। जी। लेकिन मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ उस टाइम के ऊपर तो ये चीज मानी ही नहीं जाती थी ना, यार ये भी कोई कोई चीज है। जी। वजह ये है कि आपकी जो सिस्टम जो अरसे से चल रहा था वो लीनियर स्कोर कार्ड डेटा के ऊपर चल रहा था। अभी भी मोस्टली वैसे ही चलता है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप अक्सर औकात ये कहते हैं कि यार ये प्लेयर था, यार ये डोमेस्टिक का जो है वो बुली है, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर नहीं चल पाया। सवाल मैनेजमेंट सिर्फ इस चीज का नहीं है कि आप जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट पेंट करते रहें या टिक और क्रॉस लगाते रहें। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द रिजल्ट्स आउटपुट्स आउट ऑफ योर रिसोर्सेज। ये जितने प्लेयर्स हैं जिनके भी हम नाम लें या ना लें, ये आपकी जो अवेलेबल पूल के टॉप प्लेयर्स हैं। अब टॉप मैनेजमेंट जब होती है तो वो एवरेज प्लेयर से भी उनकी अबव एवरेज परफॉर्मेंस निकलवा देती है। जब मैनेजमेंट खराब होती है तो वो अच्छे प्लेयर से भी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस पे ले आती है। ये इम्पैक्ट होता है मैनेजमेंट का। तो जी। इसलिए इसलिए अब आपकी जो मैनेजमेंट का इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। जी। और जब अगर उसी सिलेक्शन के मतलब ये कि क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारे, जब आप चीफ सिलेक्टर को सपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद वसीम को, तो उस दौरानिए में हमें सिलेक्शन काफी विजनरी लगी थी, और हर लड़के का जस्ट एक रीजन होता था कि यार ये इसलिए आ रहा है और ये इसलिए आ रहा है, और वो कैमरे के सामने आके मोहम्मद वसीम फेस अप करते थे मीडिया को। और आई कुड डिसएग्री विद द सिलेक्शन बट इट मेड सेंस व्हाट ही वाज सेइंग। उनके दौरानिए में फिर फवाद आलम टीम में वापस आया, अब्दुल्ला शफीक का डेब्यू हुआ, कई इस टीम के जो अहम सतून है, अब जो आगा सलमान है, उनको जो है आप लोगों ने सेलेक्ट किया पहली पहली दफा। अब तो मतलब ये कि उसमें सर मुझे अगर आप थोड़ा सा एनलाइटन करें कि एक मुझे लगता है कि वो अच्छी सिलेक्शन थी, लेकिन एक अच्छी सिलेक्शन का आपकी नज़र में क्या प्रोसेस होता है, और हाउ व्हाट प्रोसेसेस वर यू गाइस फॉलोइंग दैट रिजल्टेड इन गुड सक्सेस फॉर पाकिस्तान? प्रोसेस देखें हर जगह पे, जहाँ पे भी आपने फॉलो करना होता है ना, जहाँ पे वन मैन या वन डायरेक्शनल जहाँ पे भी अप्रोच आ जाती है वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, वहाँ पे फेलियर्स होते हैं, क्योंकि कोई भी अपने कुल नहीं होता। जहाँ पे भी आप मोर देन वन होते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप हर मल्टीपल डायरेक्शन से मल्टीपल एंगल से, जिस तरह से आप डीआरएस में करते हैं, या अगर आपने एक जी। एक डाउटफुल कैच को आपने देखना होता है या बाउंड्री लाइन का आपने देखना होता है, क्यों आप मल्टीपल व्यूज देखते हैं? क्योंकि एक एंगल से आपको एक चीज दिख रही होती है, दूसरे एंगल से दूसरी चीज दिख रही होती है। क्यों तीन चार पांच अंपायर्स को आप इन्वॉल्व कर रहे होते हैं? मैं एक शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जी। सिलेक्शन बिल्कुल। बाय डेफिनेशन इज अ वेरी सब्जेक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें आप ये नहीं कर रहे होते, इसमें ये चीज नहीं है कि मैं निकालूं पिछले साल के, मैं कोई भी फॉर्मूलाज, या आप भी फाइनेंशियल मॉडलिंग करते होंगे, तो मैं बैठ के सब निकालूं और पास परफॉर्मेंस निकाल के दे दूं कि यार ये बंदा जो है बहुत आसान काम है। हम रैंकिंग, सिलेक्शन इज नॉट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग अ रैंकिंग सिस्टम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल। कि जिसके अंदर मैं रेटिंग और रैंकिंग बनाऊं कि यार इस पास परफॉर्मेंस के ऊपर इस प्लेयर की ये यहाँ पे रैंक या रेट करता है। नहीं, सिलेक्शन इज द आर्ट ऑफ एंटिसिपेटिंग कि कौन से बेस्ट प्लेयर्स हैं जो गोइंग फॉरवर्ड आपको बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। इसमें कभी कभार आप प्रूवन रिजल्ट से भी जाएंगे, और कभी कभार आप कहीं कहीं पे आप एक डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोसेस से भी जाएंगे कि यार इसका इसका मेथड इसका सही लग रहा है, इट कैन बी सक्सेसफुल। वी डू नॉट हैव इनफ एविडेंस टू सपोर्ट इट, लेकिन इसके मेथड सही है। जो अब फॉर एग्जांपल बाबर आजम के साथ जो मिकी आर्थर ने किया, बाबर आजम का जी। जो सिर्फ ओडीआई का जो स्टार्ट था वो फिनोमिनल था, या उसका जो 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 उसकी एंटिसिपेटेड जो इसका अराइवल था वनडे वनडे फॉर्मेट में था, T20 में और टेस्ट क्रिकेट में बाबर का स्टार्ट वाज वेरी वेरी पुअर। लेकिन मिकी आर्थर स्टिक विद हिम, उसको कराची लेके गया, कराची किंग्स में लेके गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो उसको पहले सीजन के बाद ट्रेड कर दिया था, और ट्रेड भी किसी प्लेयर के लिए नहीं किया था। मतलब इट्स अ हार्ड फैक्ट कि बाबर आजम वाज ट्रेडेड फॉर अ पिक, नॉट इवन फॉर प्लेयर। ठीक है, लेकिन वो डेवलप हुआ प्लेयर किसने किया? क्योंकि वो एक कोच था जिसने ऐसे प्लेयर को, जिसको जो है आपका सर्किट डिस्कार्ड कर चुका था कि T20 का प्लेयर ही नहीं है, फिर जो कुछ भी है वो जाके इन अ वे वो T20 का प्लेयर, नंबर वन रैंक प्लेयर बना, और बहुत सारी चीजें।
तो क्या? कहने का मकसद ये कि जब जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो सिलेक्शन में जो मेरा वाला जो पार्ट था वो ये था, हर कोई अपना अपना रोल प्ले करे ज्यादा बेहतर रहता है। जो आई टेस्ट है वो क्रिकेटर से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। वो मैंने चाहे बैठ के जितनी भी देखी हो, आई डू नॉट हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता कि यार जब जो प्लेयर अंदर ग्राउंड में जाके वो फीलिंग क्या होती है। आई कैन एंटिसिपेट, आई कैन टॉक टू मैनी पीपल, लेकिन ये वही चीज है कि आप जितना भी कर लो, ड्राइविंग आती है ड्राइविंग सीट पे बैठ के ही है। सारी जिंदगी पैसेंजर सीट पे बैठने से आपको ड्राइविंग नहीं आ जाएगी। ठीक है। तो मैं जो काम कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ कि जो आपको जो सिलेक्टर्स हैं या जो पीपल फॉर दिस जॉब हैं, ऑथराइज्ड या अपॉइंटेड, इस केस में वसीम थे, उनकी जो जी। सब्जेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव केपीआईज में कैसे कन्वर्ट करें। सही। ठीक है। और उसमें जब हम, और बड़ी सीधी सी मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि 15 का जब स्क्वाड होता है सिलेक्शन में, सिलेक्शन ऐसी चीज है कि 15 के स्क्वाड में मैं और आप भी बैठेंगे तो हम शायद 12-13 पे तो अग्री कर जाएं, 2 या 3 के ऊपर हमारा भी डिसएग्रीमेंट रहेगा, जिसके ऊपर हम बैठ के शायद एक दूसरे के ऊपर लिफाफे का, पर्ची का, पैसे लेने का, या किसी दोस्ती यारी का, किसी रोटी गैंग का हम जो है वो शायद एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं। लेकिन फिर भी हम शायद 15 के 15 पे हम एग्री ना हो। बहुत कम ऐसा होगा, और वो बड़ी आइडियल सिनेरियो होगा जिस वक्त आपकी टीम ऑटो सिलेक्टेड हो, जिसमें आपकी 11 और 15 ऑटो सिलेक्ट हो रही हो। ये ना इवन ना बेस्ट ऑफ वेस्ट इंडीज के साथ हुआ, ना बेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, ना बेस्ट ऑफ इंडिया के साथ हो रहा है। ठीक है। तो आपकी डिसएग्रीमेंट तो सेक्शन में पहली बात है रहेगी। दूसरी बात यह है कि आप जब जब बैठेंगे तो फिर आपने कंपैरिजंस करने, और प्लस आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस प्लेयर को किस रोल के लिए लेके जा रहा हूं। हम डोमेस्टिक से प्लेयर उठाते हैं, और प्रॉब्लम क्या होता है कि इंटरनेशनल में जो रिक्वायरमेंट है हम उसकी प्रोफाइलिंग नहीं करते। अब मिसाल के तौर पे हमने डोमेस्टिक में एक लड़के को उठा लिया जो उससे पहले होता था, जब जो जहां से हमने काम स्टार्ट किया था, 2020-21 की बात बता रहा हूँ। आप तोल के हिसाब से, जैसे मैं आम लफ्ज में कहता, तोल के हिसाब से आप रन उठा लेते थे। क्यों? क्योंकि आसान काम है। जी। आपके जर्नलिस्ट भी और हर कोई ये बात करता है इसने इतने 1000 रन कर दिए, इसके इतने 100 रन है। बिल्कुल। अच्छा भाई, इतने 100 रन हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि इसके ये जो रन हैं, इसका मैं क्वालिटी इंडेक्स क्या बनाऊं? क्योंकि मैं इसका क्वालिटी इंडेक्स नहीं बनाऊंगा तो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल पे जब जाके वो खेलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सीजन में 1500 रन करके आया। अगर मैं उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन की जगह के ऊपर उस पर को नहीं डालूंगा तो जो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस हैं वो लोअर होंगे। मैं बढ़ा नहीं रहूंगा। और कब तक हम ये काम करते रहेंगे कि यार हम किसी को भी उठाएं और फवाद आलम को कहें जाओ जाके तुम जो डेब्यू के ऊपर ओपन करोगे तुम, और वो 100 कर दे। ये काम मतलब ठीक है फवाद आलम तक कर गया, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दे दी, लेकिन ये रोजाना रोजाना थोड़ी होता है। तो इसमें फिर आपकी ये क्वांटिफिकेशन, प्रोफाइलिंग और लाइक फॉर लाइक फिर सिचुएशन, कि अगर आपकी न्यूजीलैंड से सीरीज है, साउथ अफ्रीका सीरीज, और एक जो चीज थी जस्ट टू कंक्लूड ऑन दैट पॉइंट, थोड़ा सा एक माइंडसेट शिफ्ट लेके आया था उस वक्त। मिसबा भी मौजूद थे, मिसबा हेड कोच थे। जी। प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादातर हम सिलेक्शन जो कर रहे होते हैं वो हम इनवर्ड लुकिंग कर रहे होते हैं। हम ये देख रहे होते हैं हमारे बेस्ट प्लेयर्स कौन है। सही। उसमें ओके। अक्सर औकात ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ये नहीं देखते कि हमारा ओपोनेंट कौन है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अगर हमें ये भी है। ये अगर हमें पता होगा तो फिर हो सकता है कि हम किसी ऐसे प्लेयर को खिला दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे केस केस इन हैंड, अब शुएब बशीर इंडिया में कैसे, इंग्लैंड ने उसको इंडिया कैसे भेज दिया? ठीक है। इंग्लैंड में इतना तो नहीं खेलता, ना काउंटी में उसका इतना रिकॉर्ड था, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वहां पर, उस रिक्वायरमेंट के अंदर जो जी। इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशंस का जो एवरेज, चलो बिलो एवरेज नहीं,
एवरेज इंग्लिश बॉलर था, वो उस रिक्वायरमेंट के अंदर बाकियों से हेड एंड शोल्डर अबव हो गया, बिकॉज दे न्यू व्हाट प्रोफाइल दे आर लुकिंग फॉर। जब आपको पता होता है कि आपने किन कंडीशंस में खेलना है, किस ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलना है, उनकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर हो सकता है कि आप ऐसी ऐसी सिलेक्शन भी करें कि जो आपको नंबर्स में ना दिख रही हो, या ऑर्डिनरी नंबर्स में ना दिख रही हो, लीनियर नंबर्स में ना दिख रही हो कि इसके इतने इतने हजार रन हैं, इसकी इतनी विकेट्स हैं सीजन में। नहीं, मुझे इस पीरियड में, मुझे मैच के, टेस्ट मैच के तीसरे और चौथे दिन इन पिचेस के ऊपर, मुझे तीसरे और चौथे स्पेल के अंदर कंटेन करने के लिए मुझे बॉलर चाहिए। तो जब मैं वो निकालने बैठूंगा, तो फिर मैं बैठ के ये नहीं निकालूंगा कि इस बॉलर ने इस सीजन में कितने विकेट्स लिए, वो मेरे लिए यूजलेस है। वो वो ब्लाइंडनेस बाय पैरालिसिस बाय एनालिसिस वाली का सिनेरियो बन जाता है। तो सारा डेटा जो होता है ना, वो हेल्पफुल नहीं होता। जस्ट टू कंक्लूड ऑन दिस पॉइंट, वो information itself without the context is always misleading, और information plus context makes it insight। आपके काम insight आती है, information नहीं आती। बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट यू मेक, बिकॉज जितना मतलब ट्रेंड डेटा का बढ़ गया, देर इज it's I think it's a good framework you've given, information and context. I think there's a lot of people right now as well who are just providing information और सिर्फ stats दे रहे हैं। मतलब देखिए, एक जैसी कोट था उसमें, नसीम निकोलस सालेब एक वो फिलोसोफर है, उनका ये था कि unless you have confidence in the ruler's reliability, if you use a ruler to measure a table, you may be also using the table to measure the ruler। तो उसका मतलब यही है कि सिर्फ आप स्टैट्स आप लोगों को नहीं दे सकते, आपको थोड़ा समझ होनी चाहिए, कंटेक्स्ट होना चाहिए चीज़ों का, विच एंड यू नीड टू नो योर बाउंड्रीज एज वेल। एज यू सेड कि जो क्रिकेटर का आई टेस्ट होगा, जैसे आपने शोएब बशीर की बात की, एक वो सुनने में आता है कि बेन स्टोक्स ने व्हाट्सएप के ऊपर उनकी एक वीडियो देखी और कहा कि यार ये लड़का तो सही लग रहा है, बट so there is this balance. Swiftly moving on to like a few individuals I wanted to discuss with you. One of them was Mohammad Wasim. I feel like Wasim, जहाँ भी एक तो उनका क्रिकेट का करियर रहा, बट पोस्ट इस क्रिकेट करियर जहां उन्होंने हाथ रखा है मैनेजमेंट रोल्स में, चीजें वहां पे बदलना शुरू हो जाती हैं। नॉर्दर्न की एक बड़ी एक एक्साइटिंग टी20 टीम बन गई थी, जो एक वो रेड किट में खेलते थे, उन्होंने चैंपियनशिप भी जीती टी20 की। उस कई यंग प्लेयर्स वहां पे नजर आए, फिर उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी अच्छा किया, फिर उनको चीफ सेलेक्टर लेके आए, तो फिर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल्स में भी क्वालिफाई किया, फाइनल में भी क्वालिफाई किया टी20 वर्ल्ड कप के। देर इज विजन इन दैट मैन, लाइक, बट यू वर्क क्लोजली विद हिम। What do you think separates him? Because he's also coming from a very similar background to a lot of our players, but he doesn't seem to have that insecurity, and he's very confident. It looks like he brings very different ideas, but he's very confident. यस, एक जो वसीम की जो चीज़ है, वसीम इज वेरी ब्रेव। और वो ब्रेवरी जो आपके अंदर आती है ना, वो आपकी कॉम्पैक्टनेस से आती है। तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग। अब फॉर एग्जांपल, जब वो चीफ सेलेक्टर बना है, अब मजे की बात, अक्सर जी। अक्सर लोगों को शायद पता नहीं है या नहीं है, जिस वक्त वसीम चीफ सेलेक्टर बने, मैं उसके अगेंस्ट था। तो मेरे हिसाब से Okay. जो आपने बात की, क्योंकि वसीम को उससे पहले पीटीवी के भी, जब ये डिपार्टमेंट्स बंद हुए, उससे पहले पीटीवी के भी हेड कोच बन चुके थे, फिर नॉर्दर्न के बने। उस सीजन में 2019 का जो सीजन था, उसमें पूरी फर्स्ट क्लास के सीजन में कमेंट्री भी की थी मैंने, तो भी ये ऑन एंड ऑफ इनके सारे मैचेस वगैरह कवर किए, तो होती रहती थी ऑन एंड ऑफ डिस्कशन वसीम से। तो वो जो मेथोडिकल और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की जो एबिलिटी, आप कैसे खुद खेलना, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है, आ, लोगों को खिलाना या वो भी एक अलग चीज है, और लोगों को मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ ले जाना उससे भी मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए आपको खुद पता होना जरूरी है। खुद तो आप बिलीवर हो कि यार ये रिक्वायरमेंट है आज की क्रिकेट की, तो जब आपको पता होगी तो आप अगलों को कहेंगे ना। तब आप आसिफ अली को कहेंगे कि नहीं, तुम्हारे जो 2 ओवर्स हैं वो 19वें और 20वें ओवर नहीं है, तुमको अगर मैं भेजूंगा 9वें ओवर में भी, तो मुझे तुमसे सिर्फ 2 ही ओवर चाहिए, 20-20 रन के 2 ओवर चाहिए, जहां स्पिन पे मिले वहां पे मुझे जो है ओवर दे देना। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है
कि आसिफ अली आखिर में आके ही 2 ओवर में 20 रन निकालेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आपने रन्स करने हैं वो तो टोटल देखे जाएंगे ना। वो ये थोड़ी देखा जाएगा कि किस हाउ यू कलेक्ट दोज रन्स इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो मैं मिसाल दे True. रहा हूँ। Yeah. वसीम की, मुझे लगा कि वसीम के लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा ये चीफ सेलेक्टर बनेंगे तो मैं तो ट्वीट वगैरह भी की हुई थी, True. शायद 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 मिल भी जाए कि एक हमारा एक लोकल जो कोच था वो डेवलप हो रहा था, और कहते हैं ना एक होम ग्रोन हमारा इनबिल्ट एक कोच जो नॉर्दर्न आप 2019 का देखें कि सिलेक्टर्स वगैरह आते रहते हैं, लेकिन हमें एक लोकल कोच की जरूरत है, मुझे उस वक्त भी था, और वसीम हैड दैट पोटेंशियल। मैं कहा यार एक बन रहा था, काम करके उसको फारिग कर दिया गया, जो नीचे से कोचिंग करता हुआ आ रहा था लड़कों के साथ, और मैन मैनेजमेंट अच्छी थी, एनीवेज उसको उसको भी जो है ना प्यार से जो है वो उसमें लगा दिया। बट द थिंग इज व्हेन ही गॉट इन दैट जॉब ही रीच आउट टू मी, यार ये मुझे चीज करनी है। क्यों? क्योंकि उस अगेन के कॉन्फिडेंस चाहिए उसको कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो सही है, और उसकी वैलिडेशन इसी तरीके से चाहिए। मॉडर्न डे में डेटा, अब तो बात करना बहुत आसान हो गया ना, अब तो क्लीशेड है। उस जमाने में आप ये सोचे कि जब कोई इसको मानता नहीं था और कोई मेरा ऑफिशियल स्टेटस नहीं था, अप्रूवल थी, ऑनररी स्टेटस उस सेंस में, मानी साहब को और जो है वो वसीम खान को पता था, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटस ऐसा नहीं जैसे अब है, ऑफिशियल स्टेटस दे दी गई है। तो ये सब करना बिल्कुल. क्रेडिट गोज टू हिम। और क्यों? क्योंकि एक जो चीज है जो हम अक्सर का मिस कर जाते हैं, ये जितने स्टैब्लिश या हाई अचीविंग क्रिकेटर्स होते हैं ना, इनकी जी. एक चीज मिसिंग होती है, इन्होंने स्ट्रगल नहीं देखी होती। तो जो भी Agree. बड़ा प्लेयर होता है जिसने स्ट्रगल नहीं देखी, तो उसको, जिसने खुद स्ट्रगल नहीं देखी, तो वो कैसे रिलेट कर सकता है उन प्लेयर्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जिनको स्ट्रगल से निकालना है। जिसने खुद ज्यादा स्ट्रगल की होती है वो फील कर सकता है, एम्पैथाइज कर सकता है, उसको देख सकता है, और वो ये भी देख सकता है कि अच्छा यार ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसको यहीं पे रोकने की जरूरत है, वरना ये खराब हो जाएगा। क्योंकि वो और की भी True. देख चुका है, अपनी भी देख चुका है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो कहते हैं ना, स्मूथ सीज नेवर प्रोड्यूस स्किल्ड सेलर्स। तो जो स्किल्ड सेलर्स होते हैं बिल्कुल. उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जो होती है वो अप एंड डाउन वो करनी पड़ती है। तो वसीम का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अ, जैसे कहना चाहिए कि बम्पी रहा है, और वो सब उसकी रिफ्लेक्ट होता है उसकी जिस जगह पे भी जाता है। अभी विमेंस का भी, विमेन की जो क्रिकेट के अंदर भी जो था, काफी चैलेंजिंग था कि पाकिस्तान बाहर हो गया था, लेकिन आप क्वालिफायर के अंदर जी. सारे के सारे मैचेस जीत के आप क्वालिफाई कर जाए, ये ह्यूज अचीवमेंट है। एंड मोहम्मद वसीम, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये वसीम के लिए, इज अ वेरी गुड मैन मैनेजर, स्पेशली जो उसके इर्द गिर्द के हैं, और ही हैज द गट्स टू पुश बैक हिज सीनियर और बिगर स्टार्स। True. No, I think that's a very fair point as well on मोहम्मद वसीम. और वो जो आपने पॉइंट बोला कि जो जिन्होंने स्ट्रगल देखी हुई होती है, जिन्होंने हार बहुत ज्यादा देखी होती है, उनको शायद दर्द ज्यादा होता है, एहसास ज्यादा होता है, समझ ज्यादा होती है. Moving on to another individual is Yunus Khan. I think because you may have been exposed to people or exposed to him as well directly, कि आपको थोड़ा बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका मिला हो, ये लेकिन ये कि जो उनकी अचीवमेंट्स है, मे बी समटाइम्स इज अंडर डिस्कस, इज द 10,000 टेस्ट रन क्लब, T20 वर्ल्ड कप वो विनिंग कैप्टन है हमारे, उसके बावजूद लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यूनुस खान को सेपरेट करती हैं? क्योंकि अभी भी व्हेन वी सी हिम ही इज गॉट अ प्रेजेंस, एंड हाउ पैशनेटली ही वाज कोचिंग अफगानिस्तान इन द चैंपियंस ट्रॉफी, इट लुक्ड इम्प्रेसिव. और ज़दरान ने आके क्रेडिट इब्राहिम ज़दरान ने ये दिया था कि यूनुस खान ने मुझे बताया था कि यार क्या करना है आज. यूनुस की जो सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी पेट्रियाटिज्म है, और ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी के लोग काफी ज्यादा मतलब लेते हैं, लेकिन ऑनेस्टी टू हिज जॉब, हिज वर्क। एरर और जजमेंट हर किसी से हो सकता है, इंसान खता का पुतला है, ह्यूमन एरर्स हर किसी से हो सकते हैं, बेस्ट ऑफ इंटेंशन से। इवन पेरेंट्स के भी जो डिसीजन अपनी औलाद औलाद के लिए होते हैं वो बेस्ट ऑफ इंटेंशन के साथ होते हैं, लेकिन वो भी गलत हो जाते हैं।
वो तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग ह्यूमन। लेकिन जहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि लिटरली जो लोग ऑनेस्ट होते हैं टू देयर जॉब, वो यूनुस खान की, और इवेंचुअली फिर अल्लाह ताला ने उसको रिस्पेक्ट भी दी है। जब उसके पास यूनुस के पास पूरा चांस था, 2009 की पूरी जो चीज हुई, 2008 की भी सारी, अभी हमने जिक्र किया फवाद आलम का, फवाद आलम ने क्यों ओपन किया था, जरा इसके भी में जाए तो बहुत सारी चीजें आपको वहां से ही पता चलेंगी कि वहां भी क्या हो रहा था। बहरहाल 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें जो साइड थी उसमें लड़के लेके गया वो प्लेयर्स को, टीम सेलेक्टर ने आधे टूर्नामेंट में रिजाइन कर दिया कि ये तो मेरी टीम ही नहीं है, वो तो समझे कि ये हार गए। लेकिन उस टीम से जीत गए, चाहे वो आमिर हो, फवाद आलम हो, शाहजेब हसन हो, अब्दुल रजाक को आईसीएल के कूलिंग पीरियड से वापस लेके आना हो, तो सारी की सारी चीजें वो लड़के लेके गए थे, जीते, उसके बाद रिजाइन किया उन्होंने सीधा सीधा से। शाहिद आफरीदी को 4 नंबर पे खिलाया, उससे पहले उसके बाद किसने 4 नंबर पे खिलाया? शाहिद आफरीदी खुद अपनी कप्तानी में 4 नंबर पे नहीं खेले, लेकिन जो शाहिद आफरीदी की T20 में जो बेस्ट यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम आउटपुट किसे निकाला, वो यूनुस खान ने निकाला। मिसबाह उल हक की आप देख सकते हैं बिल्कुल। कि मिसबाह उल हक ऑन रिकॉर्ड है कि वो 2009 का जो फाइनल था उसमें पैड नेक्स्ट करवाया हुआ था कि आप 2007 में नहीं खत्म कर सके थे, आप जो है वो, अगर कोई आउट होता है शोएब मलिक या शायद आफरीदी में, तो आप जाके फिनिश करेंगे मैच। तो वो भी एक हिस्ट्री है कि जो कि उमर गुल बता चुके हैं कि उससे एक मैच पहले मिसबा ने क्या किस तरह से बात की थी। होता है फिर उसके बाद सारी की सारी रिवोल्ट होता है, सब कुछ होता है, उस वक्त भी यूनुस खान खड़े हो सकते थे, लेकिन नहीं, ये वॉक अवे। सिर्फ दो ही लोग हैं, एक जावेद मिदाद 1981 में, और फिर उसके बाद ये यूनुस खान, कि जब बोर्ड कह रहा था कि नहीं आप खड़े रहें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्हें ये वॉक अवे। और के बाद जो आप ये देख लें कि यूनुस का नाम आपने किसी साजिश में नहीं सुना होगा। यूनुस के खिलाफ साजिशों में बहुत से लोगों के नाम सुने होंगे आपने, लेकिन आज तक किसी ने बिल्कुल। ये नहीं कहा कि किसी को कप्तानी से हटाने के लिए यूनुस किसी साजिश का हिस्सा बने या किसी प्लेयर बल्कि को इन वही आउट तो करने के। रेपुटेशन का मसला हो गया था कि सबको सबको यूनुस खान से देखो मसला है, यूनुस खान को देखो कुछ तो मसला होगा कि देखो सारे प्लेयर्स उसके अगेंस्ट है। यार ये तो बहुत, मैं तो इस चीज को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि हमारा सिस्टम जिस तरह का है कि इसमें जो जिस जिस बंदे से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए वो डाउटफुल है। अगर एक बंदा जिससे मेजोरिटी वो हो रही है, या तो आपका सिस्टम परफेक्ट चल रहा हो ना, आपके सिस्टम में कोई किसी किस्म की कोई इनकॉम्पिटेंस ना हो, कोई नेपोटिज्म ना हो, कोई करप्शन ना हो, कोई कोई किसी कोई कॉम्प्रोमाइजेस ना हो किसी जगह पे भी, फिर कोई बंदा ऑड मैन आउट हो तो बात समझ में आती है। लेकिन एक तरफ अगर आप ये कहते हो कि आपके सिस्टम में ये भी खराबी है, ये भी खराबी है, ये भी खराबी है, ये भी खराबी है, लेकिन जो बंदा इन सब में ऑड मैन आउट है वो भी खराब है, वो सबसे बड़ा खराब है, ये कैसे हो सकता है? ये सिस्टम इतना रूथलेस हो चुका है कि इसमें जो बंदा होगा, जो ऑनेस्ट या जिसे कहते हैं ना, जो खरा बंदा होगा, वो बंदा आपको लड़ता हुआ नजर आएगा, वो आपको खड़ूस ही नजर आएगा, क्योंकि वो सर तो उसमें फॉलो अप ये है कि वो तो ये मशहूर हो गया है कि जी ये तो यूनुस खान तो ये उसको तो हमने मैनेजमेंट की पोजीशंस भी दी थी, ये तो लड़के आ गए या एनसीए के कमरे पे खुश नहीं थे और उन्होंने किसी प्लेयर से लड़ाई कर ली ड्रेसिंग रूम में, तो इनका तो टेम्परामेंट का इशू है। लेकिन साथ में इंटेलेक्ट भी हमें नजर आता है इनकी क्रिकेट का, तो ये क्या इशू है? कोई इशू है उनका, एंगर का इशू है, क्या बात है, मसला है कोई? मसला है तो वो कर देना। अगर आपने जो आप बात कर रहे हैं, अगर एनसीए के अंदर अगर यूनुस की रिपोर्ट गलत थी, आप प्रूफ कर दें, डिस्क्रेडिट कर दें ना। अगर अगर वो प्लेयर वाली अगर आप जो बात कर रहे हैं, तो आप उनको फारिग करते हुए वो रीजन देते ना कि आपने ये मिसबिहेव किया है। आप प्रोफेशनल है, वो नॉन प्रोफेशनल है। आपके कहने का मकसद ये है कि वो इंडिविजुअल नॉन प्रोफेशनल है, आप प्रोफेशनल है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल रीजन दें ना, आप फिर लीक क्यों करवाते हैं? ये कौन सा प्रोफेशनल तरीका है कि आप जो है वो इंफॉर्मेशन जो है आप लीक करवाते हैं? आपने जब बैन लगा था यूनुस खान पे,
यूनुस खान कोर्ट के अंदर लेके गए थे पीसीबी को, कोर्ट से केस जीते थे 2009 के अंदर जो केस हुआ था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। बाकी ने तो अपनी जो है वो माजरत करके कहते हैं ना कि सलाम कर लिया था झुक के, मैं कुछ और नहीं कहना चाह रहा। लेकिन यूनुस ने कहा कि नहीं, कहते हैं फिर जो जो खरा बंदा होता है अकड़ उसी में होती है जो खरा होता है। जो किसी का काना होता है तो वो तो चुप के सलाम कर लेता है कि चलो यार छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अकड़ अकड़ के लिए आपका दामन इतना साफ होना चाहिए कि कोई आपको आपके दामन की छेद ना दिखा सके, ऐसी बंदा तो खड़ा हो सकता है। तो भाई आप वो जब अंडर 19 मांग रहे थे, जब अंडर 19 पे वो काम करना चाह रहे थे, आप उसको जो है नेशनल नेशनल टीम के बैटिंग कोच क्यों ले गए थे? आप अंडर 19 में काम करने देते ना, क्यों नहीं अच्छा, करने दिया उनकी था? ख्वाहिश अंडर 19 की थी उनकी? हमेशा से, हमेशा से। क्योंकि मुझे ये हैरानी थी आ, यार, ये तो डायरेक्ट नेशनल टीम में क्यों चलेगा, इसका भी तो आ, प्रोसेस चलना चाहिए। आप आज भी कहेंगे तो वो आज भी नुकसान यही कहेंगे कि मुझे जो है वो अंडर 19 पे या ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। उसके बाद वो शायद मेरे ख्याल में वसीम बदामी के साथ भी बैठे हैं एक शो में, पीटीवी के ऊपर भी। उन्होंने साफ साफ, बल्कि उन्होंने प्लान किया था पूरा का पूरा कि भाई अंडर 19 क्रिकेट जो है, जो ग्रास रूट्स क्रिकेट है, वो मेरे हवाले कर दे, मुझे चलाने दे, मैं प्लेयर्स निकाल के दूंगा, नेशनल टीम चलाते रहे। मतलब एक जो कहते हैं ना सरफिरा, बाकी बाकी सेंस में एक और सेंस में वो सरफिरा है। बाकी सब तो नेशनल टीम के पीछे भागते रहते हैं ना, कि या तो मैंने नेशनल टीम की कोचिंग करनी है, वरना मैंने कुछ नहीं करना, मैं माइक पे बैठ के तबसरा निगारी कर लूंगा, मैं कभी फील्ड में जाके काम नहीं करूंगा। या तो मुझे नेशनल टीम के साथ लगाओ, कोच या मैनेजर लगाओ, कुछ ना कुछ लगाओ, या फिर जो है मैं कमेंटेटर लग जाता हूँ। यही दो दो चीजें आती है ना। एक वो सरफिरा है जो कह रहा है कि मैं जो है वो अंडर 19 में काम करना चाहता हूँ, तो काम नहीं करने दे रहे, क्यों? ये भी है, नहीं बिल्कुल। और इसका इसका कंक्लूजन यही है, आपने जो सिस्टम की बात की वो मैं कह देता हूँ कि 2009 में यूनुस खान ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिताया, और 3 महीने बाद हमने उन पर मैच फिक्सिंग की एलिगेशन लगाई, जो उन्होंने फिर कोर्ट में जाकर डिस्प्रूव की। तो इसका सबसे बड़ा सबूत यही है। स्विफ्टली मूविंग ऑन टू अ बिट ऑफ पर्सनल लाइफ, कामरान भाई, के यू शेयर क्वाइट अ फ्यू ऑफ योर ओपिनियंस ऑन ट्विटर एज वेल, सोशल मीडिया भी। अब सोशल मीडिया की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे वो समझ में ये नहीं आती थोड़ी सी, कि इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अगर आप कोई क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्रिकेट के ऊपर आपके बात कर दूं कि यार कामरान भाई, ये आप एवरेज, मुझे नहीं लगता आप सही कह रहे हैं, इस प्लेयर की इस एवरेज, इसको तो ये एवरेज नहीं देखनी चाहिए, वो एवरेज देखनी चाहिए, दैट्स फाइन। लेकिन एक एक साथ तबका वो होता है जो कि आके डायरेक्ट कोई गाली लिखेगा, या फिर आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करेगा कि ये देखो आ गया स्टैट्स वाला और ये मैं बताएगा। तो इज इट डिफिकल्ट टू डील विद इंटरनेट ट्रोल्स? वेरी डिफिकल्ट। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑफ यू। आप कहीं से नॉन ओरिजिनल काम कर रहे हैं, कहीं से आप कॉपी पेस्ट मारते हैं, उस पर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जिस चीज के ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा कौन सी आपकी अपनी है, तो आप इस तरीके से उठा के देखें ना। आपने कहीं और से कॉपी पेस्ट मारा, कोई आगे कह भी दे ये झूठ है सच है, तो आप कहेंगे अच्छा हाँ ठीक है यार, मेरा काम तो हो गया, वही तो रीच मिल गई ना। और बहुत सारे ऐसे भी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं जो कि जानबूझ के कंटेंट ही ऐसा करते हैं प्रोवोक करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि उससे रीच मिलती है। और हमारे जो मासेस हैं वो इतनी ट्रिगर हैप्पी हो चुकी हैं कि वो एक क्वालिटी कंटेंट के ऊपर जाके कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। वो जो ऐसे ये भी है। क्लिक बेटर्स हैं, जो जो स्टिमुलेटर्स हैं, जो ट्रिगर करने वाले लोग हैं, जो उनके साथ खेल रहे हैं, जो जानबूझ के ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं कि जिसपे लोग आए बात करें, क्योंकि बात करेंगे तो वो 10 लोगों की और फीड्स के अंदर जाएंगे, और रिकमेंडेशन इंजन, क्योंकि उनको रिकमेंडेशन इंजन की कहानी समझ में आ गई है। क्योंकि जितने लोग कमेंट करते जाएंगे उतना रिकमेंडेशन इंजन के अंदर आपकी वो जाती जाएगी। और आप उठा के देख लें ज्यादा ज्यादा फॉलोइंग किन लोगों की है? जिनको लोग सबसे ज्यादा गालियां दे रहे होते हैं उन्हीं की सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। क्योंकि जो आप गालियां दे रहे हैं, सिस्टम को थोड़ी समझ में आ रहा है कि आप उन पर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आप इतना होते हुए देखते हैं तो उन लोगों को तो फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं, जो ओरिजिनल थॉट है, ओरिजिनल वर्क है, व्हेन यू पुट आउट देयर, यू बेसिकली पुट अ पीस ऑफ यू आउट देयर, और उस पे
कोई रैंडम अगर आके कहे तो कहना आसान होता है कि डजेंट इफेक्ट, इफेक्ट सबको होता है। ये कोई इतना कोई यहाँ पे कोई मॉन्क नहीं बैठा हुआ, कोई नहीं बैठा हुआ जिसको ये कहे ना ये प्लेयर और सब ये फैशन में आजकल कि नहीं मैं तो देखता ही नहीं, और बस अपनी वो बात करो और मैं रिस्पॉन्स नहीं देखता, ये सब झूठ है। रिस्पॉन्स के लिए तो आप आए हैं ना, आपको आपको विजिबिलिटी चाहिए थी, आपको माइलेज चाहिए थी, आपको ऑडियंस चाहिए थी, तभी तो आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो। आप कबड्डी के स्टार क्यों नहीं हो, कबड्डी कबड्डी के आप जो है वो कमेंटेटर क्यों नहीं हो, आप वॉलीबॉल के ऊपर क्यों नहीं लिखते, आप ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स आपने करनी होती हैं। आपको पता है कि गोल्फ में कितने टूर्नामेंट हो रहे हैं और आपने कभी गोल्फ को फॉलो किया है। टेनिस में अब इतना इतना इतनी चीजें पाकिस्तान जीत रहा होता है, खेल रहा होता है। स्क्वाश वो था, स्क्वाश को फॉलो क्यों नहीं करते, हॉकी को क्यों नहीं करते। तो ये सब कहने की बातें हैं कि लोग फॉलो नहीं करते, और ट्रोल्स आते हैं, ट्रोलिंग होती है, लेकिन मुश्किल काम है, होती है, तकलीफ होती है इससे। एंड आई थिंक इट्स अ गुड वे यू पुट इट दिस वे के मतलब जैसे लोग कहते हैं कि यार मुझे नहीं फर्क पड़ता, इट्स बिकम फैशनेबल, और मुझे उस चीज पे लगता था कि मे बी देयर इज अ पार्ट ऑफ वीकनेस ऑफ मी दैट लाइक आई एम टेकिंग दीज थिंग्स पर्सनली। लेकिन ये एक चीज ये होती है कि जब आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हो, कोई 7-8 अच्छे कमेंट्स भी आएंगे, ग्रेट वर्क या एग्री विद यू वट एवर, लेकिन एक दो जो कमेंट्स आएंगे वो दैट विल स्टिक विद यू फॉर सम रीजन। बट what is generally your best way to deal with any negative comment or any negative reposts of your stuff? अ, यार बेस्ट जो चीज है वो यही है, वो एक एक सेइंग है या रूल है, स्टॉप मेकिंग स्टूपिड पीपल फेमस। अगेन, जो मैंने अभी पहले आपसे आपसे बात की है कि अगर मुझे ये रिकमेंडेशन, क्योंकि अब वो दूसरी फील्ड, और ये आप लोगों को तो उस तरह से शायद आइडिया नहीं है कि सारी ग्रीन फील्ड या फ्यूचर जो सर्विसेज वगैरह के अंदर अरसे से 2 दिहाइयां हो गई इसी इसी काम में। तो थोड़ा समझ में आता है कि लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब जो मैंने आपको दूसरों का बताया, तो वो काम मैं खुद तो नहीं कर सकता कि मैं उनको माइलेज दे दूं। अगर आपने सोशल मीडिया पे किसी के साथ सबसे बुरा करना है, आपने उससे आपने कोई कारी तरीन आपने उसको जर्ब लगानी है, और सबसे तकलीफ देनी है, और आपने सबसे कोई गहरा बदला उससे निकालना है, वो ये है कि आप उसको इग्नोर करें। True, true. क्योंकि Yeah, आप जितना सही बात। रिस्पॉन्ड करेंगे, बेसिकली यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस, माइलेज एंड एयर टाइम, एंड दैट पर्सन इज लिविंग rent free in your thoughts, your visibility, imagination, everything. Yeah, I think it's a very good way to put at it, and I think it's a reflection of the people as well कि अगर जैसे मैं कोई कमेंट कर रहा हूँ, more than likely ऐसा नहीं होगा कि मुझे आपसे कोई मसला हो, मुझे अपने आप से मैं खुश नहीं हूँ और मुझे रेलेवेंस चाहिए तो मैं आके कोई ऐसी बात लिख दूंगा। एंड मतलब यार आई वाज टेलिंग दैट स्टोरी एज वेल, आई वाज हियरिंग दैट स्टोरी फ्रॉम जुनेद अकरम। वो कह रहे थे कि यार मुझे किसी ने कमेंट्स में कोई डीएम में जाके 3-4 कोई गालियां दी हुई थी, गालियां गालियां भेजा जा रहा था। तो कह रहा है मैंने जुनेद अकरम ने, मैं ऐसी फारिग बैठा होता, मैंने क्वेश्चन मार्क भेज दिया। तो फिर बोलता है हेलो बिग फैन सर जुनेद भाई। कह रहा है तू गालियां तूने क्यों इतनी दी थी, बट लाइक नहीं, इट्स जस्ट बिकॉज पीपल वांट on a रेलेवेंस। on a lighter note, Junaid, I have huge respect for Junaid. लाइटर नोट पे ये है कि जुनेद के फैन भी फिर इसी तरह के होंगे कि जुनेद जुनेद के जुनेद तो ये भी ये जुनेद भी के है, जुनेद बट दूसरों के लाइक साथ जो करते हैं, या किसी ने जुनेद के साथ कर दिया। वही प्रैंक उन्होंने जो है फॉलो कर दिया, उनके उनके वही सही शागिर्द होंगे ना फिर। सर आपका जैसे ताल्लुक कराची से है, ऑन अ पर्सनल नोट यू मस्ट हैव सीन, you have traveled around Pakistan as well and outside Pakistan as well, but even inside Pakistan ज़्यादा अच्छा बेंचमार्क होता है ना कि यार दूसरे शहर भी हैं, उनका हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर में नज़र आता है, रोडें सही नज़र आ रही होती हैं क्लिफ्टन डिफेंस के बाहर, और सिग्नल्स चल रहे होते हैं, कुछ एक ऑर्डर लगता है शहर में। अपने शहर में जब ऐसे थोड़े से मसाइल होते हैं यूटिलिटीज़ के भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी, तो आपको जज्बाती लिहाज से थोड़ा सा अफसोस होता है, और
इस मसले का कोई आपको कोई हल नज़र आता है, या कैसे महसूस करते हैं आप कराची के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हालात हैं इस वक्त? मुर्तजा, आपने जो है ना मुझे गालिब का एक शेर याद दिला दिया, जो अक्सर औकात मैं तो खैर एक दो कर देता हूँ, क्योंकि आपने इरशाद करें। कराची के उस पे करके ना, कि पहले थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है लेकिन लोग समझ ही जाएंगे। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वो हाले दिल नहीं है, वो हाले शहर है अब। तो ये भी है। अब क्या जज्बाती होना, अब तो मतलब सुन हो चुके। पूरा कराची ही एक लिहाज से कुछ बरसों से सुन सुन स्टेट में चल रहा है। इसीलिए अगर आप नोट भी करें या और भी चीजों में आप उठा के देखें, कुछ करके देख लें, अब कराची वाले सिर्फ अपने काम में मगन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लगे हुए हैं, जैसे किसी किसी को कराची की हालत से फर्क नहीं पड़ता, तो देखिए कराची वालों को भी अब किसी और की हालत से फर्क नहीं पड़ता। ये भी है। तो और कोई इसमें कोई उम्मीद है, कोई सुना है कोई मुर्तज़ा आप कुछ काम कर रहे हैं आजकल रोड से रिलेटेड भी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी, तो और लोग कैसे आएंगे मजीद? मुर्तजा की टू क्रेडिट टू हिम, मुर्तजा आपने काम बहुत किया है। और स्पेशली जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हूँ, यहाँ पे स्पेशली हम हमें वो काम नहीं करना चाहिए ना, वो बात नहीं करनी चाहिए कि मैं डिसऑनेस्टी नहीं कर सकता। चाहे मतलब मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन काम हुआ है तो हुआ है, चाहे जिसने भी किया है। वही वही जब हम बात करते हैं कि चाहे वो 80s में अब्दुल सत्तार अफगानी ने किया, फिर उसके बाद फारूक सत्तार वाले टाइम में हुआ, नेमतुल्ला खान ने किया, मुस्तफा कमाल ने किया, तो वो तो बियॉन्ड डिवाइड बात होती है ना, जिसने भी काम किया उसकी बात होती है। मुर्जा वो आपने भी काम किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुर्तजा वहाब का मैक्सिमम भी जो है वो रिक्वायर्ड मिनिमम से बहुत नीचे है, वो सफिशिएंट नहीं है। जो रोड्स वगैरह बनाई है, काफी काफी अच्छा अच्छा काम किया, सब कुछ किया, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। और फिर ये चीज है कि जो एक अ, यतीमी वाला जो फैक्टर है कराची के साथ, वो तो मौजूद है। तो आपके साथ अभी भी है, तो वो भी मुर्तजा टू हिज क्रेडिट, जितना उनके इख्तियार में है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इख्तियार उनके हाथ में है नहीं। Sure, and yeah, there's a lot to do. To conclude the show, sir, you are a potentially well-read man. Experience भी आपके मुख्तलिफ चीज़ों में रहे होंगे. Is there any advice you want to give out there for to young men to lead their life a bit better? यार मुर्तजा, आपने अचानक मुझे जो है ना बहुत एजिड एजिड सा फील करा दिया। तो मेरी 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 तो अभी खुद जो है एडवाइसेस जमा करने की उम्र है। मैं तो खुद जो है वो डिफरेंट एडवाइसेस। यंग मैन तो आप खुद भी हैं, यंगर मैन के लिए या वुमेन के लिए भी, कोई भी जो हो ग्रो करना चाहते हो अपनी जिंदगी में ज्यादा, यार उनके अभी लिए। अभी अभी मैं इतना वाइज और नॉलेजेबल हुआ नहीं कि मैं लोगों को कोई एडवाइसेस देता फिरूं। तो नहीं, टाइम टू टाइम जो है, मतलब केस टू केस में जनरल कोई एज सच, जैसे जैसे लोग होता है ना कि एक कॉमन जो एडवाइस किसी को दे सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में या मेरे पास ऑफ द कफ नहीं है। लेकिन अगर कोई टॉपिक पे किसी चीज के ऊपर हो तो फिर कर सकते हैं। ये तो आपने मतलब जनरल हमारा नेशनल रूल ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी होता है मुफ्त एडवाइस बट रही होती है कि ये करो, तो बिल्कुल अनरिकमेंडेड सारा एक ही केस स्टडी पे लगा देते हैं हम। लेकिन जब ये मुझे कि चीज अगर जी जब जी जी इस जी पे मैं एक वो मुझे एक चीज याद आ गई। रूमी की है शायद, या तो रूमी की सेइंग है, मैं शायद मिसकोट करता हूँ, रूमी की है या हकीम लुकमान की है, मैं पढ़ी थी काफी अर्से पहले। उसमें कुछ इस तरह से था कि अ, कल तक मैं होशियार था, तो मैं लोगों को बदलने की कोशिश कर रहा था। आज मैं समझदार हो गया हूँ, तो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक दैट सम्स इट अप रियली। दैट डज सम इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, विल कीप स्पीकिंग इन द प्लेजर फ्यूचर। मुर्जा। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर थैंक योर यू। टाइम, थैंक्स।